नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो का इंतजार आप बहुत लंबे समय से कर रहे थे। मुझे लगा इंतजार ज़्यादा कराना ठीक नहीं है, क्योंकि इंतहा हो गई इंतजार की, और इसी वजह से इकोनॉमिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन आपके सामने फेंक के मार दिए गए। यकीन मानना, इन टॉप 100 क्वेश्चन को इस तरीके से मैंने कंपाइल किया जिसका मतलब लेवल है, भाई साहब लेवल है इसका। आपको देखने को मिलेंगे टॉप 100 क्वेश्चन, पहले 50 फिर 50, 2 सेट्स में कवर कराए हुए हैं। वीडियो ताबड़तोड़ रिकॉर्डेड वीडियो है, सारी वीडियो को जरूर देख लेना। एकदम जिसे कहते हैं ना क्लासिकल लेवल, थोड़ा स्पीड अप करके चीजों को मैंने कराया हुआ है। एक्सप्लेनेशन अगर पूरा देखना चाहते हो तो वो भी बता देना। इसको तो एक रैपिड फॉर्मेट वीडियो के तौर पर मैंने देखा है, आप भी उसी प्रकार से उसी दृष्टिकोण से उसको देखिएगा कि सीधा सवाल आया जवाब दिया, सवाल आया जवाब दिया, सवाल आया जवाब दिया, उस प्रकार के पैटर्न को रखा गया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वक्त की बहुत अहमियत है। दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए वीडियो बनाई जा रही है। इससे पहले दिल्ली पुलिस की जो वीडियोज यहां पर मैंने कवर कराई हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कीम हुआ और भी बहुत सारी वीडियोज, सबकी सब वीडियोज आपकी दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट में डाल दी गई हैं। दिल्ली पुलिस की प्लेलिस्ट को जरूर कर लेना। इसके अंदर करंट अफेयर से लेकर हर चीज को कवर किया गया है। अभी आप इकोनॉमिक्स के इस वन शॉट को देख लीजिए, इसके बाद आपको स्पोर्ट्स की भी वन शॉट आज रात को ही भेज दी जाएगी, डिलीवर कर दी जाएगी। अभी फिलहाल में इस वीडियो को एंड तक देखना और तब आप समझ जाएंगे कि माहौल पूरा वेवी है। टॉप 100 क्वेश्चन एंड तक देख लीजिए। अगला आपको टॉपिक कौन सा चाहिए वो भी बता दीजिए। मिलते हैं सीधा क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पहला ही सवाल है, प्राइवेटाइजेशन वाज अ की पिलर ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए फॉर्म ऑफ प्राइवेटाइजेशन। दरअसल हुआ गया था 1991 में। इस समय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम क्या था इस समय? सर दैट वाज बेसिकली आपकी मनमोहन जी आपको देखने को मिल जाएंगे। और इस समय जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज पीवी नरसिम्हा राव, पीवी राव आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इंडिया वाज फेसिंग ए इकोनॉमिक क्राइसिस। उस क्राइसिस से निकलने के लिए कहा जाता है कि अपन इस क्राइसिस से आपको निकालेंगे, और क्राइसिस से निकलने के लिए कंडीशन आती है कि हम एलपीजी कर लेते हैं। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। क्या? लिबरलाइजेशन उदारीकरण, लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण होता है, यानी अधिक कंपनियां भारत के अंदर आ पाए। उदारीकरण की यहां पे शुरुआत की जाती है, उदारीकरण की यहां पर शुरुआत की जाती है। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण की बात उड़ा की जाती है, निजीकरण की बात यहां की जाती है। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह हुआ कि सर वैश्वीकरण की बात भी यहां की जाएगी। ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे कि हम इंटरनेशनल लेवल पे खुद को जोड़ के रखेंगे, तो यह आपका हो जाएगा वैश्वीकरण। तो हम ऐसा नहीं हम अकेले रहेंगे, नहीं, सबको जोड़ के साथ में आगे बढ़ेंगे, साथ में आगे चलेंगे। ठीक है, याद रखना। इंपॉर्टेंट है डी इन्वेस्टमेंट, ये प्राइवेटाइजेशन का ही दूसरा नाम है। प्राइवेटाइजेशन का ही दूसरा नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना। असेट मोनेटाइजेशन हो जाएगा, सॉवरेन बोरोइंग हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक आपकी सेल हो जाएगा। स्ट्रेटेजिक सेल भी आपके प्राइवेटाइजेशन के अंदर ही आती है, इसके बारे में भी याद रखना कि ये भी इसके अंतर्गत ही आपको देखने को मिलती है। एसेट मोनेटाइजेशन का मतलब ही होता है एक तरीके से अपनी चीजों को बेचकर उसका फायदा लेना, चीजों को बेचकर फायदा लेना, चीजों को बेचकर उसका फायदा लेना, चीजों को बेचकर उसका फायदा लेना, बेचकर फायदा लेना, चीजों को बेचकर फायदा लेना, ये भी प्राइवेटाइजेशन ही है एक प्रकार का। और रणनीतिक बिक्री भी एक प्रकार का, चीजों को बेचकर उसका फायदा लेना है। तो करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? सॉवरेन बोरोइंग, संप्रभु उधारी जो होती है वो इसके अंतर्गत कभी भी हिस्सा कंसीडर नहीं की जा सकती। तो इसके बारे में सीधे तौर पर याद रखना। ठीक है, कंप्यूटर की क्लास कब होगी? कल आपकी कंप्यूटर की फाइनल क्लास लगाई जाएगी। कंप्यूटर की तकरीबन 2.5 घंटे की क्लास आपकी चलेगी कल रेडी लेना कंप्यूटर के लिए। अगला सवाल ये रहा, दूसरा नंबर का सवाल है, सहकारी समितियां मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति जवाबदेह होती हैं? जो सरकारी समितियां आपकी होती हैं तो वो किसके प्रति जवाबदेह होती हैं उसके बारे में बताइए। देखो, सरकारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, पहला पॉइंट आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटी। पॉलिटी में भी बन सकता है ये कि किस संशोधन के थ्रू यह जोड़ी गई थी, ये बन सकता है। पूछा जा सकता है जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है ये आर्टिकल इसके लिए कौन से होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी का मालिकाना हक किसके पास होता है, ओनरशिप किसके पास होती है? ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी ओनरशिप किसके पास है, ओनरशिप किसके पास आपको यहां देखने को मिल जाएगी, वो भी बताइए। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके बारे में फटाफट से हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में क्या चीज आपको देखने को मिल जाती है। बहुत बेहतरीन चीजें आपको पता लगेगी कि सर संशोधन था 97वां, हुआ कब था? 2011 में। आर्टिकल देखने को मिलता है 19 फर्स्ट का सी फंडामेंटल राइट में, 43 बी डीपीएसपी में। ठीक है, और सर इसके लिए संविधान का भाग 9 भी देखने को मिलता है, 243 जेड से लेके जेड। सर ये भाग ही अलग हो जाएगा, ये भाग ही अलग हो जाएगा। तो इसकी जिम्मेदारियां होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर्स के तहत पर, लेकिन इसकी ओनरशिप किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में इसको देखने को मिलती है कि ओनरशिप पूरी किसके हाथ में चली जाएगी? गवर्नमेंट के हाथ में इसकी ओनरशिप चली जाएगी। किसके हाथ में?
गवर्नमेंट के हाथ में इसकी ओनरशिप चली जाएगी। गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होगी वो इसकी ओनरशिप रखेगी, लेकिन इसको चलाने की जिम्मेदारी, जो ड्रिवन थियरी होती है, वो किसके हाथ में होती है? प्राइवेट कंपनी के हाथ में होती है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपसे है कि भाई गिन्नी गुणांक का उपयोग निम्नलिखित में से किसको मापने के लिए किया जाता है? पूछा जा रहा है गिन्नी गुणांक का जो उपयोग है वो किसके लिए किया जाता है। अच्छा, गिन्नी गुणांक के अलावा मैं आपसे कुछ और भी चीजें पूछना चाहूंगा, आप बताते चलिए कि चलो गिन्नी गुणांक तो ठीक है, लेकिन गिन्नी गुणांक किस ग्राफ पर यूज किया जाता है? किस ग्राफ में गिन्नी गुणांक की जरूरत पड़ती है? किस ग्राफ में आवश्यकता होती है? आवश्यकता होती है, आवश्यकता होगी, आप ये भी मुझे बताओ। प्लस मुझे बताइए कि गिन्नी कॉफिशिएंट का मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है और मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी हो सकती है, इसके बारे में बताइए। दरअसल ये किस लिए होती है बाबू? ये इनकम इनइक्वालिटी के लिए होती है। ये किसके लिए होती है? इनकम इनइक्वालिटी के लिए आपका ये यूज किया जाता है। इसके बारे में याद रखना, इनकम इनइक्वालिटी के लिए किस ग्राफ या वक्र में आवश्यकता होती है? लॉरेंज वक्र में। तो जो लॉरेंज वक्र होता है, जो लॉरेंज वक्र होता है उसमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। लॉरेंज कर्व में, लॉरेंज कर्व में इसकी जरूरत पड़ती है। लॉरेंज कर्व में इसकी जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है, मिनिमम 0 वैल्यू होती है इसकी, 0 वैल्यू इसकी आपको देखने को मिल जाती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके बारे में स्पष्टतः आप चीजों को थोड़ा सा याद रखेंगे, राइट। 0 से 1 के बीच में जाती है। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रेशम लॉ क्या होता है? ग्रेशम लॉ क्या होता है? ग्रेशम लॉ, ग्रेशम लॉ किस लिए काम होता है? ग्रेशम लॉ का काम बहु, ग्रेशम लॉ ये होता है जब मार्केट के अंदर कैश बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, कैश बहुत ज्यादा हो जाए, कहने का मतलब है जब मार्केट में बैड मनी रिप्लेस गुड मनी, बैड मनी रिप्लेस गुड मनी, बैड मनी रिप्लेस गुड मनी इन मार्केट, रिप्लेस गुड मनी इन मार्केट, गुड मनी इन मार्केट, गुड मनी इन मार्केट। तो अगर इसको आप तोड़ना चाहते हो कि मार्केट के अंदर कितना गुड मनी है कितना बैड मनी है, तो उसके लिए ग्रेशम लॉ की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? ग्रेशम लॉ की जरूरत आपकी पड़ती है। लाइक में कमी नहीं होनी चाहिए भाई साहब। ये लो अगला सवाल, सवाल बहुत जोर का है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने बैंकिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे। बैंकिंग क्षेत्र में शुरू किए गए प्रमुख सुधार क्या थे? बैंकिंग क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए 1991 में। उसमें से कोई सा एक सुधार क्या है जो 1991 के बाद आपको देखने को मिला है बैंकिंग सुधार के अंदर? फटाफट बताइए। जय बजरंगबली पूछ रहे हैं आप किस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं? कमाल की बात है जय बजरंगबली। तुम्हारा नाम ये ना हो कि कुछ और होता तो मैं जरूर बताता। चलो मैं बात कर लेता हूं। देखो बच्चे, देखो होता क्या है कि बैंकों में बार बार समय टाइम टू टाइम इसमें रिफॉर्म हुए हैं, टाइम टू टाइम रिफॉर्म हुए हैं इसके अंदर। बट एक समझने वाली बात होगी कि भाई भारत में बैंकों में पहली बार सुधार कब हुए? भारत के बैंकों में पहली बार सुधार, भारत के बैंकों में पहली बार सुधार कब हुए? बैंकों में पहली बार सुधार कब हुए? पहली बार सुधार आपको कब देखने को मिल जाएंगे? तो भारत के बैंकों में पहली बार सुधार, फर्स्ट टाइम रिफॉर्म आपको कब देखने को मिल जाएंगे? फर्स्ट टाइम रिफॉर्म आपको कब देखने को मिल जाएंगे? फर्स्ट टाइम रिफॉर्म आपको कब देखने को मिलेंगे? सर पहली बार सुधार आपको देखने को मिलते हैं 1969 में, क्योंकि उस समय आपके 14 बैंक आपके नेशनलाइज हुए। फिर 1900 आपके नेक्स्ट 78 के अंदर आपके 8 बैंक नेशनलाइज हुए। अब इसमें क्या है कि 1991 के बाद क्या किया गया? बैंकों को खुला छोड़ दिया कि खुला खाओ भाई, खुला खाओ, ये उनसे कह दिया गया। तो अब बात यह है कि एलोकेशन ऑफ ऑल प्राइवेट, सभी बैंकों का उन्मूलन हो गया। जो प्राइवेट बैंक है वो खत्म हो गए। अगर प्राइवेट बैंक खत्म होते तो 1994 में एचडीएफसी कैसे खुलता? तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। एसएलआर बढ़ा दिया। अगर तुम एसएलआर बढ़ा दोगे, स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेट बढ़ा दोगे, एसएलआर बढ़ा दोगे, तो लोन तो बट नहीं पाएगा, तो मार्केट में पैसे की कमी आ जाएगी। तो ये भी नहीं हुआ। फ्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, जो आपके इंटरेस्ट रेट थे उनको क्या थाम दिया गया? कभी नहीं थामा। अगर आप इंटरेस्ट रेट को थाम दोगे, जो भी इंटरेस्ट रेट है, अगर उसको आप एक जगह स्टेबल कर दोगे, ब्याज दरों को स्थिर कर दोगे, तो ऐसी परिस्थिति में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। तो क्या किया गया भाई? इसके अंदर ब्याज दरों को डीरेगुलाइजेशन कर दिया गया, ब्याज दरों का विनियमन हटा दिया। पहले ब्याज दर सरकार तय करती थी, लेकिन अब क्या कह दिया गया? इसके बाद क्या कह दिया गया ये समझना। पहले सरकार के द्वारा कहा गया था, पहले सरकार ब्याज दर तय करती थी, सरकार ब्याज दर तय करती थी। अब कह दिया गया
अब कह दिया गया कि मॉनेटरी समिति है तय करेगी, मॉनेटरी पॉलिसी तय करेगी, पॉलिसी तय करेगी। अब पॉइंट हमारे सामने ये आता है कि मॉनेटरी पॉलिसी में कितने लोग होते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी में होते हैं 6 लोग, मॉनेटरी पॉलिसी में होते हैं 6 पर्सन। ठीक है, वही तय करेंगे। ओके, आगे बढ़िए, अगला सवाल है। अगला सवाल, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 29 तक भारत का बुनियादी ढांचा जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना बढ़ने की उम्मीद है, इसके बारे में आपको बताना है। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के हिसाब से हम कितना परसेंटेज यहां पर बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट से। पैट की क्लास 1 अगस्त से कर रहे हैं बाबू, 1 अगस्त से मेरा शेड्यूल सीजीएल में है और काफी लंबे समय तक खींच के सीजीएल में वो रहेगा, 1 हफ्ते रहेगा, क्योंकि सीजीएल और आपका आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट आपके पेपर दोनों इसी वीक में स्टार्ट होंगे, तो उनको समय देना मेरी जो है खुशकिस्मती है कि मैं उनको समय दे पाऊंगा। फिर उसके बाद अपने कार्य क्षेत्र पैट, यूपी पुलिस, यूपी दरोगा के लिए भी कार्य करना है, उसके बाद सीपीओ वगैरह सारे सबको देखना है, टेंशन मतलब। झारखंड का लड़का आ चुका है, बहुत जोर का छोरा भाई सभी को भी। अगर मैं बात बताऊं, मॉर्गन स्टैनली की एक रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 29 तक भारत का बुनियादी ढांचा निवेश जारी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना हो जाएगा? तकरीबन 6.5% की बात की गई है। ये जीडीपी के परसेंट का तकरीबन 6.5% आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6.5% आपका हो जाएगा, याद रखना। ये मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट कह रही है। 1970 के दशक तक सार्वजनिक समितियां पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो आपके थे, हैज बिकम डोमिनेंट इन इंडियन इंडस्ट्री। व्हाट क्रिटिसिज्म डिड दे फ्रीक्वेंटली फेस? व्हाट क्रिटिसिज्म डिड दे फ्रीक्वेंटली फेस? फटाफट बताइए। देखो बाबू, बहुत ध्यान से मैं बताता हूं, आप ये समझना कि 1970 के दशक तक, अंटिल द डिकेड ऑफ 1970s, 1970 के दशक तक कुछ परेशानियां चल रही थी। 1970 के दशक तक कुछ परेशानियां चल रही थी, और परेशानियां किस प्रकार की थी ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। देखो बच्चे, 1970 के दशक तक जो परेशानियां चल रही थी वो एक अलग और विशेष प्रकार की थी, उनके बारे में चर्चा करता हूं। भारत सरकार ठीक है, सामाजिक अर्थव्यवस्था की तरफ ज्यादा टिल्टेड थी, सामाजिक अर्थव्यवस्था अधिक चाहती थी, सामाजिक अर्थव्यवस्था अधिक चाहती थी, अर्थव्यवस्था अधिक चाहती थी। तो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहती थी भारत की गवर्नमेंट, ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल चाहती थी कि हम इसके ऊपर कंट्रोल बना ले या हम उसके ऊपर कंट्रोल बना ले, ऐसे। तो अब ऐसी परेशानी में धीरे धीरे हम पब्लिक सेक्टर पीएसयू की तरफ डोमिनेंट होते जा रहे थे। तो क्या हुआ? निर्यात बाजारों पर राजस्व के लिए अत्यधिक निर्भरता रखनी पड़ी। बाबू, अगर आप निर्यात करना चाहते हो तो निर्यात सरकार से होता है, ना कि मार्केट से। अत्यधिक विदेशी स्वामित्व पूंजी का जो बहिर्वाह हुआ, मतलब कि आप क्या कह रहे हैं कि इंटरनेशनल पर्सन यहां के इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर भारत सरकार सामाजिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, सामाजिक अर्थव्यवस्था अगर अधिक चाहेगी सामाजिक अर्थव्यवस्था, तो भाई विदेशी लोग इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हाई कंपटीशन फॉर प्राइवेट इंटरनेशनल कॉर्पोराइजेशन, भाई मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया में आएंगी ही नहीं। ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ये ठीक है। परिचालन अक्षमताएं होंगी, कम उत्पादन होगा और वित्तीय नुकसान होगा। कहने की बात है, अगर सरकार ही सारा काम करेगी तो परेशानियां आएंगी, और कुछ ये परेशानियां उसको आ सकती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल लीजिए। बहुत बेहतरीन सवाल आपको देखने को मिला, सवाल नंबर 7, थला फॉर ए रीजन। निम्नलिखित में से कौन सी किसी देश की जनसंख्या के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रतिशत को मापता है? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रतिशत को मापने का काम किसका होता है, इसके बारे में आप मुझे बताइए, फटाफट से बताओ। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले काउंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास लाइक बराबर हो जानी चाहिए, लाइक एक तरफा बना दो माहौल पूरा बेबी। मैंने क्या पूछा है बताइए? मैंने पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की जनसंख्या के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रतिशत को मापता है, कि कुछ ऐसे लोगों को दर्शाता है कि गरीबी रेखा से भी नीचे हैं। यह हमें कैसे पता लगेगा? कुछ लोगों का अलग अलग कहना है। देखो, अगर आप गरीबी रेखा को देखना चाहते हैं तो ऐसी परिस्थिति में आवश्यकता नहीं है आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखें, आवश्यकता नहीं है आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखें, आवश्यकता नहीं है आप गिनी कोएफिशिएंट देखें, लेकिन पॉवर्टी हेड काउंट रेशियो जो होता है यही आपको बता सकता है कि कोई व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे है या कोई व्यक्ति गरीबी रेखा के
ऊपर है। तो उसको मापने का जो काम होता है वो पॉवर्टी हेड काउंट का ही होता है। किसका होता है? पॉवर्टी हेड काउंट का ही ये काम आपको देखने को मिलता है। फटाफट बताइए, कोई दिक्कत हुई यहां तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़िए। 8वें नंबर का सवाल ये रहा आपके सामने, पूछा है, अच्छा सवाल है, उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर एमएसएमई पंजीकरण का प्रमुख हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी का है? भाई इसमें यह पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ एमएसएमई कंट्रीब्यूट द मेजर शेयर ऑफ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन और उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। भाई मुझे यह बताइए, एमएसएमई के ऊपर सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन कौन कराएगा? छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी? देखो एमएसएमई एक ऐसा आपका प्लेटफॉर्म है जो आपको बताता है कि कौन सा व्यापार किस प्रकार की कैटेगरी में चल रहा है। तो जो छोटे व्यापार होंगे वो संख्या में ज्यादा होंगे, क्योंकि छोटे व्यापार संख्या में ज्यादा है, इसलिए ज्यादा कंडीशन होगी कि यही ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं। याद रखिए, यही ज्यादा रजिस्ट्रेशन कराएं। फटाफट बताओ, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़े, तो ये लीजिए सवाल आपके सामने है, ये रहा। वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में प्रत्येक प्रत्यक्ष निवेश, विदेशी निवेश सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन सा क्षेत्र बना है? सबसे ज्यादा आपको निवेश जो आपको देखने को मिलेगा ये किस सेक्टर में आपको देखने को मिल जाएगा? फिर बिना परेशानी ये बताइए। ये अच्छा सवाल है। हमारी जीडीपी के अंदर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किस पोर्शन में होता है? बताओ बताओ फटाफट से। कुछ कह रहे हैं ओके सर, हेलो सर, हेलो भाई पटारिया, अच्छा पटेल, फटाफट बताओ। देखो अगर मैं बात बताऊं, पूछा गया है कि 2024-25 की पहली छमाही में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? देखो किसी भी मामले में अगर हम देखेंगे तो सर्विस सेक्टर जो होता है वो किसी भी मामले में विदेशी निवेश का एक अच्छा खासा हिस्सा समाहित करता है। क्यों करता है अच्छा खासा मामला समाहित? की रीजन होता है क्योंकि इसी का रिलेशन बाकी लोगों के साथ होता है, बाकी किसी का रिलेशन बाकी लोगों के साथ नहीं होता। जो बच्चे कह रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग फैक्टर होगा, नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में नहीं होता, इन्वेस्टमेंट छोटी छोटी बड़ी बड़ी बहुत सारी कंपनियों में होता है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट अगला सवाल आपको देखने को मिलेगा, ये 11वां। पूछा है कि इंडिया अडॉप्टेड ए पॉलिसी फॉर इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन आईएसआई आफ्टर इंडिपेंडेंस, व्हाट वाज द कॉमन लिमिटेशन फेस्ड बाय आईएसआई लीड बाय 1980? फटाफट बताओ। चलिए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि भाई आपको क्या देखने को मिलता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, आपको क्या देखने को मिलता है, बात करते हैं। देखो हुआ क्या, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पर हम टूट पड़े, स्वतंत्रता के बाद भारत आयात प्रतिस्थापन औद्योगिकी पर टूट पड़ा, तो 1980 के दशक में आईएसआई नेतृत्व वाली रणनीति द्वारा सामना की गई सामान्य सीमा निम्नलिखित में कौन सी थी? परेशानियां क्या थी? परेशानी आपको देखने को मिल जाएगी टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। इंडिया बहुत सारे इंपोर्ट इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि इंडिया के पास इंपोर्ट करने के साधन नहीं थे। भारत इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि भारत के पास साधन नहीं थे। भारत इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास साधन नहीं थे, क्योंकि साधन नहीं थे। उसके पास टेक्निकली पिछड़ापन था जिस वजह से वो कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था, ये एक बड़ा रीजन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगले सवाल ये रहा, 11वें नंबर का सवाल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के परिणामों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्लोबलाइजेशन के बारे में बताना है कि कौन सा कथन आपको सही देखने को मिलता है। बिना परेशानी के मुझे बता दीजिए कौन सा टर्म आपको सही देखने को मिलता है, बिना परेशानी के बताओ फटाफट। ये अच्छा सवाल है, कौन सा सवाल आपको देखने को मिल जाएगा? चलो मैं इसी के बारे में चर्चा करता हूं, आखिरकार ये है क्या। देखो यहां पे 3 टर्म लिखे हैं, पूछा है कि इसमें से कौन सा टर्म सही है, कौन सा टर्म सही नहीं है। पहला टर्म भाई पूछा, विदेशी मुद्रा भंडार में अर्थव्यवस्था के खुलने के पश्चात विदेशी निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार में तेज सी कमी आई नहीं, कमी नहीं आई थी, जैसे मार्केट खुले थे, मार्केट हिट हो गए थे। अगला 1991 के बाद भारत ने 2 दशकों तक लगातार अपने जीडीपी दर में गिरावट देखी, कभी नहीं हुई। इसके बाद जीडीपी की वृद्धि 1980-91 के दौरान 5.6 से बढ़कर 2007-12 में 8.2 हो गई है। क्या ये सच है? ये सच है। केवल तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा कि ओनली 3 इसमें सही है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अच्छा
लीजिए अगला सवाल। सवाल है, निजीकरण आंशिक हो सकता है जिसमें निजी क्षेत्र द्वारा अल्पसंख्यक शेयर अधीनता शामिल होती है। पीएसयू के निजीकरण माने जाने की सरकार की शेयरलीता कितनी होती है। प्राइवेटाइजेशन अलग अलग भी हो सकते हैं, पार्शियली भी हो सकते हैं, इन्वॉल्व मॉनेटरी शेयर होल्डिंग भी हो सकते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो पूछा ये जा रहा है, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ शेयर होल्डिंग पर्सन की बात की जा रही है, दैट्स व्हाट की बात की जा रही है। प्राइवेटाइजेशन के अंदर आप किस तरीके से इसको यूज कर रहे होते हैं, फटाफट बताइए। बढ़िया सवाल आपसे मैंने पूछा है, इसके बारे में बताओ कितना होता है। प्राइवेटाइजेशन के बारे में पूछा गया है। सर आपकी करंट अफेयर वाली वीडियो में से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला। कौन सी वाली वीडियो देखी थी भाई आपने? तुम्हें लगा था मैं नहीं पढ़ूंगा कि इससे क्रिटिसिज्म हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वीडियो तुम देखो, एक एक्सपेक्ट करोगे एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ये संभव नहीं है। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा लेस देन 51%। 51% से ज्यादा इसमें कहा गया था। प्राइवेटाइजेशन में पार्शियली इन्वॉल्व करी गई थी माइनॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर, ठीक है, याद रखना 51% से कम। विश्व व्यापार संगठन WTO, विश्व व्यापार संगठन WTO के बारे में बात की जा रही है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? WTO के समझौते पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तु और सेवाओं को व्यापार करने को कवर करता है, ठीक है। इसका उद्देश्य टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाओं को हटाकर सभी सदस्य देशों को अधिक बाजार तक पहुंचाना है। और भाजपा ने WTO में किए गए व्यापार उदारीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखता है, ठीक है। और आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाकर और टैरिफ दरों को कम करता है। तो WTO के बारे में आपको देखने को मिलता है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। बाबू ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू WTO के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। बहुत सिंपल आपका क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, बताइए फटाफट। 4 घंटे वाली बाबू 6 महीने की करंट अफेयर है, मात्र 6 महीने की। ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे पास पीछे 2-3 महीने से, क्या वो 6 महीने में पढ़ लेंगे ये सारा कुछ? ये तो सोचो, आप समझिए। करेक्ट आंसर आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगा, WTO में आपको किस तरीके से देखने को मिलेगा वो देखिए। दरअसल अगर सच बताऊं, पूछा गया है कि WTO के बारे में कौन सा ऐसा कथन है जो सही आपको देखने को मिल रहा है, कौन सा ऐसा कथन है जो सही आपको देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर बताऊं कि WTO जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मराकश दौर की वार्ता में बना था। मराकश दौर की वार्ता में, मराकश फेस आपने किया था। मराकश क्या किया है? मराकश फेस ने किया है। मराकश दौर की वार्ता है, मराकश दौर की वार्तालाप आपको देखने को मिल जाएगी। पहला है WTO समझौते के, पहला बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। करेक्ट आंसर है D 1 2 3। इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं, फटाफट बताओ, फटाफट बताइए। ये लीजिए अगला सवाल पूछा है, आप बताइए कि भाई 1991 के सुधारों के ने उद्योगों के विनियमन को बढ़ावा दिया। 1991 तक सुधारों के बाद कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा? ऐसा कौन सा एरिया जो अभी भी कुछ लोगों के लिए, ऐसा कौन सा एरिया जो अभी भी कुछ लोगों के लिए ही था? अब मुझे बताइए, 1991 के सुधारों ने उद्योगों के विनियमन को बढ़ावा दिया। 1991 के सुधारों के बाद कौन सा उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहा? कौन सा ऐसा उद्योग था जो अभी भी केवल और केवल सरकारी कंपनियां ही कर रही थी, केवल और केवल सरकारी कंपनियां ही कर रही थी? इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो केवल और केवल पब्लिक सेक्टर के लिए ही था। देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक, ऑटोमोबाइल्स, कपड़ा, लेकिन परमाणु बचा ना। आप इसको प्राइवेट कर देंगे? नहीं कर सकते। क्यों सुष्मिता? ये लीजिए अगला सवाल। अगला सवाल 1 नंबर का आपके सामने आ रहा है। 15वें नंबर का सवाल है, केंद्रीय बजट 2025-26 में देखा गया है कि टनेज टैक्स आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा? जो आपका टोनेज टैक्स स्कीम है, इसके अंतर्गत ये किस कराधान से रिलेट करती है? जो आपको टोनेज टैक्स आपको देखने को मिलता है, ये किस से रिलेट करता है? इसके बारे में मुझे बताइए। टोनेज टैक्स क्या होता है? देखो, टैक्सेस का कई बार पूछ लेता है, पिग्वेलियन टैक्स क्या होता है, एंजल टैक्स क्या होता है। जब आप अपनी ही एंटाइटिटीज को पहली बार मार्केट में उतारते हो, PIO के टाइम पे लगता है, एंजल टैक्स होता है। कोई आपकी ऐसी वस्तु है जो समाज के लिए हानिकारक है, उसके ऊपर सिन टैक्स लगता है, ऐसी पिग्वेलियन टैक्स होता है, टैक्स पे टैक्स भी होता है, ठीक है। अब टोनेज टैक्स जो होता है वो शिपिंग गतिविधियों के लिए लगता है। ये लगता है आपका कस्टम्स में लगता है, कस्टम्स में लगता है। कस्टम्स में ये आपको देखने को मिल जाएगा, कस्टम्स में आपको देखने को मिल जाता है, कस्टम्स में देखने को मिलता है। लीजिए 16वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा करों को
जीएसटी के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कौन से ऐसे टैक्स है जो जीएसटी के द्वारा लगा दिए गए, वर्तमान में वह नहीं लगाए जाते, जीएसटी के द्वारा हटा दिए गए। जीएसटी क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जीएसटी पहली बार फ्रांस में देखने को मिला था। पहली बार कहां देखने को मिला था? फ्रांस में हमें देखने को मिला था। पॉइंट आता है इंडिया में कहां का सिस्टम है? इंडिया ने कनाडा सिस्टम को अपनाया है। इंडिया ने कनाडा सिस्टम को अपनाया है, कनाडा सिस्टम को अपनाया है। जीएसटी आता है 101वां संशोधन है। 101th सीए आया कब है? 2016 में, लागू 1 जुलाई से हुआ है। पूछा जाता है समिति कौन सी है? विजय केलेकर टास्क फोर्स आपको देखने को मिल जाएगी। विजय केलेकर आपको देखने को मिल जाएगा समिति का नाम। ठीक है, तो इसमें आपका एडीसी भी था, एडिशनल ड्यूटी फॉर कस्टम, स्टेट वेट भी था और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी था। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट ऐसे हैं जिनको जीएसटी खा गया। जीएसटी के द्वारा बहुत सारे करों को मिलाकर एक जगह मिला दिया गया था। बहुत बढ़िया, 122वां विधेयक था ये। नेक्स्ट है 2017 में भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे अधिक था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे ज्यादा किसका आपको देखने को मिल जाएगा? देखो बात यह है कि इसमें अब आपको लगेगा कि सर ये तो 2017 का डेटा पूछ लिया, यही लगेगा ना, करंट अफेयर 2017 की होगी ये तो। नहीं, दरअसल एचडीआई चेंज ही नहीं हुआ है तब से लेके अब तक। राइट आंसर होगा केरला सर, 100% लिटरेसी सर, केरला सर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में याद रखेंगे। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। सवाल ये भी बहुत अच्छा है। अप्रैल 2025 तक भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 25-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का प्रतिशत कितना बताया कि क्या बताया है कि हमारी जीडीपी का फोरकास्ट कैसा होगा? जीडीपी के फोरकास्ट के बारे में आप बताइए, किस तरीके का जीडीपी फोरकास्ट आपको देखने को मिल जाएगा बिना परेशानी के? जीडीपी फोरकास्ट आपको कैसा देखने को मिल जाएगा? फटाफट बताओ बाबू। सुनो, बजट में कितना बताया गया? 6.4। बजट में कितना बताया गया? बजट में बताया गया 6.4। इतना ही लगभग हमारा आईएमएफ की रिपोर्ट में भी है। बट यहां पॉइंट ये आता है कि आरबीआई ने कितना माना है? उन्होंने माना है 6.5। ठीक है, चलिए ये आपको देखने को मिल जाएगा 6.5 आपको देखने को मिल जाएगा। कहते एक नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलो तो सब इंस्पेक्टर की तैयारी। सब इंस्पेक्टर के लिए क्लासेस मूल विधि की रेगुलर चलती हैं और कंप्लीट जीएस की जल्दी आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला सवाल आपके सामने ये रहा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, 19वें नंबर का सवाल है। पूछा है योजना आयोग ने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने के लिए प्रतिपेक्ष योजना को स्टार्ट किया था, पर्सपेक्टिव प्लानिंग नामक तकनीक का उपयोग किया था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिपेक्ष योजना का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सबसे अच्छा वर्णन इसके बारे में किया गया, फटाफट से बताओ। होता क्या है प्रतिपेक्ष योजना? इसमें हम पहले ही सोच लेंगे कि आगे 5 सालों में हम क्या करने वाले हैं। यहां आज से 5 साल बाद हम क्या करेंगे, वो होता है दीर्घकालिक रणनीतिक योजना। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपको देखने को मिलती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपको देखने को मिलती है जो इसी से रिलेट करेगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आपको देखने को मिल जाएगी जो इसी से रिलेट करेगा। ठीक है, चलिए याद रखना। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अनिक, मूविंग फर्दर, देखो अगर आपसे पूछूं नीति आयोग भी सेम पर काम करता है? यस सर, नीति आयोग भी सेम चीज पर काम करता है। नीति आयोग के पास भी 15 इयर्स का विजन है, उसके पास भी 15 ईयर विजन है। ठीक है, और इसके पास 3 ईयर का एक्शन प्लान भी है। एक्शन प्लान भी है, 3 ईयर का एक्शन प्लान भी है। ठीक है, और 7 इयर्स का इसके पास विजन के साथ साथ डिटेल्स भी हैं, प्लानिंग भी है। ठीक है, इसलिए नीति आयोग खतरनाक है। ये लीजिए 20वां सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक जनसंख्या में व्यक्तियों के बीच आय वितरण में असमानता दर्शाता है? ये आसान हो जाएगा। पर्संस के अंदर आप इंडिकेट करेंगे किसके बारे में? सर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम दैट इज अनयूजुअल, यानी किसी के पास 50 रुपए, किसी के पास 100 रुपए। इसको नापा जाता है गिन्नी गुणांक से। ठीक है, मीजर्ड बाय गिन्नी कोएफिशिएंट, मीजर्ड बाय गिन्नी कोएफिशिएंट, मेजर्ड बाय गिन्नी कोएफिशिएंट आपको देखने को मिल जाएगा। गिन्नी कोएफिशिएंट, गिन्नी कोएफिशिएंट के द्वारा इसको देखा जाएगा। किसके द्वारा? गिन्नी कोएफिशिएंट के द्वारा इसको देखा जाएगा कि ये सही है या ये सही नहीं है। गिन्नी कोएफिशिएंट आपको यहां देखने को मिल जाएगा। बट पॉइंट यही है, करेक्ट आंसर क्या होगा? सर, गिन्नी कोएफिशिएंट बिना लॉरेंज वक्र के कैसे यूज कर लोगे? कब? सर, वो लॉरेंज वक्र के थ्रू तो आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 21वां सवाल। सवाल अच्छा है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण गरीबी और सापेक्ष गरीबी के बीच सही अंतर दर्शाता है? पूर्ण गरीबी और सापेक्ष गरीबी में आप मुझे डिफरेंस बताइए कि पूर्ण गरीबी और सापेक्ष गरीबी के अंदर आपको क्या डिफरेंट देखने को मिलता है। इसके बारे में फटाफट बताएं कि आपको क्या डिफरेंट देखने को मिलता है, फटाफट से बताइए।
बिना किसी परेशानी के मुझे बताओ, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, फटाफट बताओ। फिक्स द रिजल्ट, रिलेटिव पॉवर्टी कंप्रेस इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी। देखो भाई, इसके बारे में बता चुका हूं, सापेक्ष और निरपेक्ष। सापेक्ष और निरपेक्ष का जो कॉन्सेप्ट है वो पहले ही दे चुका हूं। सापेक्ष और निरपेक्ष का कॉन्सेप्ट आपको पहले ही दे चुका हूं। सापेक्ष के बीच में और पूर्ण बीच में। सापेक्ष और निरपेक्ष में क्या होता है? सापेक्ष किसी व्यक्ति के सापेक्ष गरीब है, किसी व्यक्ति के सापेक्ष अमीर है। जैसे मैं हूं, मैं बाकी लोगों की कंपैरिजन में पैसे में गरीब हूं, लेकिन बाकी लोगों के कंपैरिजन में दिल बहुत बड़ा है मेरा, राइट? तो पॉइंट ये होता है किस चीज से आप कंपेयर कर रहे हो। दूसरा पॉइंट होता है किससे कंपेयर कर रहे हो। तो अगर कंपेयर वाली बात आएगी तो वो होगा आपका सापेक्ष गरीबी, वो होगा आपका रिलेटेड पॉवर्टी। लेकिन एब्सोल्यूट की बात करूंगा तो वो सिंपल कह रहा है भाई गरीब ही हूं मैं, कतई। ठीक है, ये आपको देखने को मिलता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट पॉवर्टी यूजेस अ फिक्स द रिजल्ट, रिलेटिव पॉवर्टी कंप्राइजेस इंडिविजुअल विद इन ए सोसाइटी। एक ही सोसाइटी के अंदर अलग अलग पर्सन की बात यहां पर की जा रही होती है। ठीक है, याद रखिएगा बिना किसी परेशानी के। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए, पूछा है 1991 में रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो चल रहा था उसके लिए विच मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म हैज बीन अडॉप्टेड टू बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ, एनर्जी इफिशिएंसी एंड एमिशन। कि जो हमारा डेवलपमेंट रेट चल रहा है ये पूरी तरीके से भस्म ना हो जाए या इसकी वजह से बाकी चीजें इंपैक्ट ना हो जाए, इस वजह से आपका क्या कुछ यहां पर ऐसी योजनाएं थी जिनको सुना गया था, जिनके बारे में चर्चा की जा रही है, और लगभग 1991-92 के अंदर इसको बना लिया गया। नाम क्या था इसका बाबू? करेक्ट आंसर के तौर पर आपको याद रखना होगा, करेक्ट आंसर के तौर पर आपको याद रखना होगा, दैट वाज परफॉर्म अचीव एंड ट्रेंड। परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड आपको देखने को मिल जाएगा, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर हम टाई अप कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़िए। ये लीजिए, अगला सवाल आपको देखने को मिल जाएगा, अच्छे लेवल का सवाल है आपका। अगला भी 23 वाला सवाल। भारत में अनुबंध खेती की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग देखने को मिलती है? इसकी क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिल जाएंगी, फटाफट से बताइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की क्या विशेषताएं, फटाफट। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है? बेचने की टेंशन नहीं होती। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होता है? बेचने की टेंशन नहीं होती। नो नीड टू सेल बिकॉज दैट्स ऑलरेडी सेल। फिक्स बाईबैक रेट होते हैं कंपनीज के द्वारा। क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मैं बता दूं। मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्जांपल दिखाता हूं अपने ऊपर। हुआ क्या कि हमारे यहां पे कुछ आते हैं लोग और वो कहते हैं कि भाई साहब आप ये वाला गेहूं आप बो लीजिए। गेहूं उन्होंने दिया था, एक अलग सा गेहूं उन्होंने दिया और हमसे कहा कि सर आप ये वाला बीज का गेहूं आप बो लीजिए। तो हमने उनसे कहा था कि यार हम क्यों बोले, बाद में बिकेगा नहीं। तो उन्होंने क्या कहा कि आप इसे बोल लीजिए, हम आपको पहले से प्री ऑर्डर देके जा रहे हैं। तो उसने पहले ही प्री ऑर्डर दे दिया और बाद में हमने उनको बेच दिया। तो कंपनियों के द्वारा मिश्रित पुनर्खरीद की जाती है, पहले ही वो बता देते हैं हम इतना खरीदेंगे, आप इतना ही बोना। ये चीज इसमें होती है। ठीक है, याद रखना। 24वां सवाल आपके ये रहा, निम्नलिखित में कौन सा भारत में समय के साथ साथ क्षेत्र के महत्व को बदलाता है? सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आपका कौन सा देखने को मिल जाएगा? सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा, फटाफट बताइए बिना परेशानी के। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द चेंज इन इंपोर्टेंस ओवर इंडिया? मतलब पूछा है एक समय में वो बहुत पॉपुलर था, फिर वो पॉपुलर हुआ, अब ये पॉपुलर है। तो ट्रेंड के बारे में पूछा है कि ट्रेंड बेसिकली आपको कैसा देखने को मिल रहा है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट इसके बारे में चर्चा कीजिए, फिर हम बात करते हैं क्या यहां पर पूछा जा रहा है। एक एक के बारे में एक एक बात बताऊंगा। ठीक है, चलिए देखो बाबू, अगर रिफ्लेक्शन की बात करूं कि सेक्टर सबसे ज्यादा, देखो सबसे पहले हमारे लिए प्राइमरी बहुत ज्यादा जरूरी था। बात यही खत्म हो जाती है कि प्राइमरी हमारे लिए सबसे ज्यादा जादू था, सबसे ज्यादा जरूरी था। उसके बाद सेकेंडरी हुआ, उसके बाद टर्शरी आज की डेट में टुडे बहुत ज्यादा जरूरी है। टुडे बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। एनर्जी मिसिंग बता रहा है छोरा, बाबू रुक जा, एनर्जी भी आएगी। भारत में निर्माण के किस क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? द कंस्ट्रक्शन इज क्लासिफाइड अंडर विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स? कंस्ट्रक्शन आपको किस सेक्टर में देखने को मिलती है, फटाफट बताओ। जैसे क्लास के अंदर एक राहुल है, तो राहुल का क्या है, राहुल दरोगा बन गया। ठीक है, तो दरोगा बनने के बाद इसने अपने घर बनवाया, तो घर बनवाने के लिए इसने कंस्ट्रक्शन कराई। तो जब ये घर बनवाने के लिए कंस्ट्रक्शन कराएगा तो किस सेक्टर का यूज करेगा, बताओ फटाफट।
तो घर बनाने का अगर ये यूज करेगा तो ये सेकेंडरी सेक्टर को पैसा देगा। लेकिन सर वो तो वहां पर कुछ जो है क्लासिफाई कर रहा है। देखो घर का निर्माण जो हो रहा है सर, इसमें हमें फिजिकली तो बाबू घर का निर्माण जब आप करोगे तो बहुत सारी चीजें आप खरीद के लाओगे, ठीक है। तो सिस्टम में जितने भी लोग जुड़े होंगे वो इसी प्रकार से जुड़े होंगे, ठीक है मयंक। ये लीजिए अगले सवाल आपके सामने है, आपका 26वां। व्यक्तियों की गरीबी रेखा से नीचे होने की सीमा को ध्यान में रखकर गरीबियों की गहराई को मापने के लिए कौन सा संकल्प इसमें यूज किया जाता है? कौन सा संकल्प इसमें यूज किया जाता है, इसके बारे में आप बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या होगा? आप जानना चाहते हैं कि कौन व्यक्ति कितना अमीर है, कौन व्यक्ति कितना अमीर है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? बेस्ट प्लान क्या है सर? ऐसी परिस्थिति के अंदर बेस्ट प्लान आपका क्या हो जाएगा सर? ये आपका हो जाएगा पॉवर्टी गैप इंडेक्स। क्या आपको देखने को मिल जाएगा? पॉवर्टी गैप इंडेक्स आपको देखने को मिल जाएगा। बिना परेशानी की याद रखना, बिना परेशानी की याद रखना, पॉवर्टी गैप इंडेक्स आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? पॉवर्टी गैप इंडेक्स देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा 21वां सवाल। भारत ने 1991 में गंभीर भुगतान संतुलन संकट को स्थापित करने के लिए संरचनात्मक सुधार शुरू किए। 1991 के सुधारों का समर्थन करने में किस वैश्विक लक्ष्य ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मैंने बताया कि 1995 में भारत हिस्सा बनता है इसका। करेक्ट आंसर इज ड्वेन जॉनसन। करेक्ट आंसर इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं बोल रहा हूं ड्वेन जॉनसन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगी। इसी का काम बेसिकली ये होता है कि सब तरीके के मैटर को वो बहुत बढ़िया तरीके से निपटा दे, ठीक है। चलिए, बट इसमें एक दिक्कत है, इसमें एक और चीज पूछी गई, बहुत ध्यान से समझना। इसमें कुछ और भी पूछा गया है बाबू। सुनो सुनो सुनो, मैंने कुछ और बता दिया, पूछा कुछ और गया है। इसमें पूछा गया है कि डेवलपमेंट तो छोड़ो, इसने पूछा है कि इंडिया इनिशिएट करता है, भारत ने 1991 में गंभीर भुगतान संतुलन संकट को संबोधित करने के लिए संरचनात्मक सुधार शुरू किया था। समर्थन करने में किस वैश्विक संस्था ने भूमिका निभाई थी? बाबू जो भूमिका निभाई थी वो आईएमएफ ने निभाई थी। आईएमएफ ने हमें लोन भी प्रोवाइड किया था। आईएमएफ ने हमें लोन भी प्रोवाइड किया था, तो इसमें बी होगा ना किसी। अगला सवाल लीजिए। भारत में आर्थिक गतिविधियों को विभिन्न क्षेत्र में वर्गीकृत करने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कि भारत के अंदर अलग अलग आर्थिक गतिविधि अलग अलग जगह चली गई हैं। इसके पीछे का रीजन किसी व्यक्ति को पता है तो जरूर बताइएगा, किसी को पता है तो जरूर बताइएगा, ठीक है। फटाफट हम बात करते हैं कि क्या आपको देखने को मिल जाएगा, किस तरीके की लेबर जैसी कंडीशंस आपको यहां देखने को मिलती हैं। लेबर जैसी कंडीशंस आपको यहां देखने को मिलती हैं, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। चलो मैं ही बात कर लेता हूं। होता यह है कि उनके कार्य और उस पर परस्पर निर्भरता को समझाने के लिए, उनके कार्य और परस्पर निर्भरता को समझाने के लिए कई बार आप देखते हैं कि यह ओवर द फील्ड जाकर भी समझाने का प्रयास इसमें किया जाता है। डी आगे बढ़िए, अगला सवाल, ठीक है। चलिए, कौन सा उद्योग क्लस्टर विकास की निकटता से जुड़ा हुआ है और भारत में कृषि के बाद रोजगार सृजन के मामले में दूसरा बड़ा मार्केट आपको देखने को मिल जाएगा? फटाफट इसके बारे में आप बताएंगे, बात करेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो देखो, बात को समझना। क्लस्टर का डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। किसका? क्लस्टर का डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ क्लस्टर, ठीक है। अब पूछा यही गया है कि लार्जेस्ट सेक्टर है टर्म्स ऑफ जॉब में, तो ये आपको कौन देखने को मिल जाएगा? सर जो सबसे ज्यादा क्लस्टर कपड़ा और अपीरल, कपड़ा एंड अपीरल इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग क्रिएट किया जा सकता है। लीजिए अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक भारत को विदेशी निवेश के लिए प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए अनुकूल है? विदेशों में भारत जाकर अपना सामान बेचते हैं तो उनके लिए क्या फायदा होता है? उनको सामान बेचने से क्या फायदा होता है? फटाफट बताओ। उनको सामान से मतलब होता है और किसी से मतलब नहीं होता। फटाफट बताइए, बताओ फटाफट, बिना परेशानी की बताइए फटाफट। देखो बात यहां पे ये हो रखी है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक भारत के विदेशी निवेश के लिए प्रमुख गंतव्य बन सकता है? सर बिहार बन सकता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ रिफॉर्म बन सकता है, ये न्यू दिल्ली में आपका हो रहा है, ये भी बन सकता है, ठीक है। याद रखना, न्यूज में भी आ रखा है। डिक्रीजिंग कंज्यूमर मार्केट पोजीशन, घटता उपभोग का बाजार स्थान कैप्चर करना नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा ओनली।
फर्स्ट एंड सेकंड ओनली आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक बात है, चलिए चलो चलो चलो, ये लीजिए अगला सवाल। सवाल है, प्रत्यक्ष विदेश निवेश एफडीआई वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। भारत जैसे विकासशील देशों के लिए एफडीआई का प्रमुख लाभ क्या होता है? एफडीआई से इनको क्या लाभ मिलता है, इसके बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बताओ। ठीक है, चलो, क्या आपको देखने को मिल जाएगा? देखो, पूछा यह गया है कि एफडीआई की एस्पेक्ट रहा ग्लोबलाइजेशन के लिए, तो जो मेजर बेनिफिट हुए कंपनियों के डेवलपमेंट करने के, वो मेजर बेनिफिट क्या थे? सर, मेजर बेनिफिट आपको देखने को मिलता है एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड एम्प्लॉयमेंट, कि अब कनेक्टिविटी आपकी धीरे धीरे बढ़ती चलेगी, आप सोशल हो गए। आगे बढ़िए, अगला सवाल, 33वां सवाल आपके सामने। मिश्रित अर्थव्यवस्था की अवधारणा भारत की प्रारंभिक राजनीतिक नीतियों का केंद्र था। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। बिना परेशानी के आप इसके अंदर आंसर बताएंगे। ठीक है, भारत की प्रारंभिक योजना रणनीति, इसकी भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द गलत है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मैंने एक वीडियो में पढ़ाया हुआ है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां पर जाकर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल पूछा गया है, 1 फरवरी 2025 को प्रमुख केंद्रीय बजट ने नई संसद में फरवरी व्यक्तियों ने आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई। आयु सीमा क्या होगी? आयु सीमा आपको क्या देखने को मिल जाएगी, ये मुझे बताइए। बच्चे, पहले 49 थी, फिर बीच में 74 हुई, और अब कितनी हो चुकी है? पहले 49 थी, फिर बीच में 73 हुई, अब हो चुकी है कितनी? 12 लाख। पहले 49 थी, फिर 71 हुई, फिर अभी हो चुकी है, यह आपकी पूरी 12 लाख। प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी इनहेरिटेड द 7th 5-year प्लान 85 पे इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज ए की फोकस ऑन 7th 5-year प्लान। अनदर 7th 5-year प्लान के लिए क्या गाइडलाइन जारी किए गए थे? हुआ ये कि भाई ये पेपर देने पहुंचे हमारे राजीव गांधी जी, तो इनको पेपर से निकाल दिया गया क्योंकि ये पूरी नॉर्म्स पे खड़े नहीं उतर रहे थे। तो इन्होंने क्या काम करा? इन्होंने केस कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने केस कर दिया। इसके बारे में याद रखना, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने कर दिया है केस। और केस अगर इन्होंने कर दिया तो इसमें फिर आपको बताना होगा कौन होगा। तो अगर मुझे ही बताना है, ठीक है, तो याद रखना करेक्ट आंसर वुड बी आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी का जनन। ठीक है, ये लीजिए आपका 35th नंबर का क्वेश्चन, ये बता दीजिए। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने वैश्विक व्यापार समझौते में अधिक सक्रिय रूप से भाग लिया, क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या था? वो क्यों भाग नहीं ले पाए, डायरेक्टली नहीं ले पाए? पूछा है 1995 में भारत किस संगठन में शामिल हुआ था? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा WTO। ठीक है, WTO इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आप बताइए, अकॉर्डिंग टू द IMF रिपोर्ट 2025 ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, हाउ मच डिड इंडियन ग्लोबल मार्केट रिटर्न्स डिक्लाइन ऑन एवरेज ड्यूरिंग मेजर जियोपॉलिटिकल रिस्क इवेंट? अभी रिसेंटली आपकी एक रिपोर्ट आती है जिसको बोलते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। किसके द्वारा आती है सर? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा आई थी। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई थी, ठीक है, अप्रैल 2025 में। पूछा गया कि इंडिया का जो मतलब जीडीपी रेट था वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी के समय कितना डिप हुआ है? इट डिप बाई 1%। ये डिप कितना हुआ? लगभग 1% के आसपास इसने डिप करा है। कितना डिप करा है? 1% के आसपास का इसने डिप करा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना होगा, किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपको नहीं आने देनी है। इसके बारे में आप याद रखना होगा कितना डिप हुआ है? लगभग 1% के समथिंग ये डिप हुआ है। कितना डिप हुआ है? लगभग 1% के आसपास ये डिप हुआ है। तो इसके बारे में आपको याद रखना होगा। इसके बारे में क्या याद रखना होगा? लगभग 1% के आसपास आप डिप होगा, इसके बारे में याद रखना। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सवाल, पहले सवाल में आधे से ज्यादा बच्चों का गलत है। दूसरा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में शहरी क्षेत्रों में गरीबी हेडकाउंट अनुपात कितना था? गरीबी हेडकाउंट अनुपात जो था वो कितना आपको देखने को मिल रहा था? ठीक है, चलिए फटाफट बताइए, गरीबी का जो हेडकाउंट आपको देखने को मिल रहा था वो कितना देखने को मिल रहा था? कौन से एरिया की बात की जा रही है उसके बारे में थोड़ा समझ लेना। हम शहरी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में गरीबी हेडकाउंट आपको कितना देखने को मिलता है? लगभग 5.27 आपको देखने को मिल जाएगा। कितना? 5.27 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। पूछा है व्हाट वाज द पॉवर्टी हेडकाउंट रेशियो इन अर्बन एरियाज इन 2019-21 एज पर द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023। तो लगभग 5.27% के आसपास आपको डेटा देखने को मिला है।
सर इसको याद करने का क्या कोई तरीका है? इसको याद करने का एक ही तरीका है, जितना हो सके आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, जितना हो सके उतने क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसी वजह से मैं हर एक डायमेंशन में आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, इनको आप रट लीजिए, ठीक है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये, अंडर ग्रेजुएट एग्जाम में आपके आएंगे। वैश्विक ऋण रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2027 तक ओईसीडी संप्रभुरण का कितना हिस्सा परिपक्व होने वाला है। जो ओईसीडी सॉवरन डेब्ट है ये मैच्योर होने वाला है 2027 तक। ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट के अनुसार वो कितना होने वाला है। सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि सर ये जो ओईसीडी आपको देखने को मिलता है, ओईसीडी इसका फुल फॉर्म आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट आपको देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट आपको सॉवरन डेब्ट देखने को मिलता है। ये कह रहे हैं कि कितना ऐसा डेब्ट होगा जो इस बार आपको देखने को मिल जाएगा कि वो स्टेबल हो जाएगा। तो कितना होगा? दैट वुड बी 45% जो कि स्टेबल हो जाएगा। 45% होगा जो कि स्टेबल हो जाएगा, 45% होगा स्टेबल हो जाएगा। याद रखना इसके बारे में, 45% दैट विल बी स्टेबल, और 45% होगा स्टेबल हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2025 एज ऑफ 2022, हाउ मेनी पीपल्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज लैक्ड एडिक्वेट सोशल प्रोटेक्शन कवरेज। जो एडिक्वेट सोशल प्रोटेक्शन है वो कितने लोगों के अंदर आपको कम देखने को मिल रही है, इसके बारे में आप चर्चा कीजिए। क्या इसके अंतर्गत होगा? लगभग 2 अरब ऐसे लोग हैं, ठीक है, 2 बिलियन ऐसे लोग हैं जिनको ये चीज नहीं मिल पा रही है, ठीक है, नहीं मिल पा रही है। इसके बारे में याद रखना। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक स्टेट ऑफ सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट 2022 के अनुसार हाउ मेनी पीपल्स इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज लैक्ड एन एडिक्वेट सोशल प्रोटेक्शन कवरेज, जिनको ठीक से खाना नहीं मिल रहा, ठीक से हॉस्पिटल नहीं मिल रही, ठीक से एजुकेशन नहीं मिल रही, लगभग 2 बिलियन ऐसे लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 अरब लोग ऐसे देखने को मिल जाएंगे। अब जैसे मैंने बताया, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर टिक लगा के क्या फायदा, आप सीधे तौर पर बताइए कि चीजें क्या होंगी। देखो भाई, इसके अंदर टिक लगाने जैसी ही चीजें हैं। आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड बैंक है, इसके हेडक्वार्टर आपको कहां देखने को मिलते हैं? सर इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। सर वर्ल्ड बैंक वही है, इसके जो चेयरमैन है वर्तमान में अजय बंगा है। तो आप ये सब चीज जानते हैं पहले से। हेडक्वार्टर कहां है इसके? बताओ। न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी, कहां पर है इसके हेडक्वार्टर? अरे बताइए सर, ये किस चैप्टर के हैं? दीज आर फ्रॉम करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स है। इसी के बारे में तो आप कह रहे थे कि यही तो आपको चाहिए था, ठीक है। हाँ, वर्ल्ड बैंक 1954 बाबू वर्किंग स्टार्ट हुई है, 45 से वर्किंग स्टार्ट हुई है। जुलाई 1944 में अनाउंस हुआ है वर्ल्ड बैंक बनेगा। 1944 में अनाउंस हुआ है वर्ल्ड बैंक बनेगा। वर्किंग 45 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। इसके बारे में फटाफट बताइए, इसके हेडक्वार्टर कहां पर है? सर मुंबई में तो आरबीआई का है। कमाल की बात कर रहे हो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मुंबई में क्यों रख रहे हो? दैट वुड बी वॉशिंगटन डीसी, दैट इज डब्ल्यूडीसी। याद रखना, वॉशिंगटन डीसी आपको देखने को मिल जाएगा। हेडक्वार्टर डब्ल्यूडीसी, वॉशिंगटन डीसी आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़िए, अगला सवाल, वैश्विक ऋण रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2024 में ओईसीडी देशों में घरेलू संप्रभु ब्रांडों का केंद्रीय बैंक होल्डिंग्स का हिस्सा कितना प्रतिशत था? ओईसीडी में केंद्रीय बैंक होल्डिंग्स का कितना प्रतिशत हिस्सा था? यह था लगभग सर 25% के आसपास आपको हिस्सा देखने को मिला है, और 19% के आसपास हिस्सा देखने को मिला है, 19%, ठीक है, याद रखना। ओके चलो, लेकिन डेब्ट अगर मैं बात करूं, कर्जा जो है, मतलब देशों के द्वारा जो लिया जाने वाला कर्जा है, इसके बारे में पूछेंगे। टोटल डेब्ट इन 2025 कितना है? टोटल डेब्ट इन 2025 कितना है? 22.45 बिलियन डॉलर्स है, और कह रहे हैं कि यह 30 बिलियन हो जाएगा, 30 बिलियन हो जाएगा 2029 तक। फोरकास्ट कितना है? 2029 तक कितना हो जाएगा? 30 बिलियन, 30 बिलियन टिल 2029, 2029 तक 30 बिलियन आपका कर्जा हो जाएगा सभी देशों का। है वित्तीय वर्ष 2019 से वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी बुनियादी ढांचे के निवेश में कितनी वृद्धि हुई है?
फटाफट बताएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा है उसके बारे में आपको बताना है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बढ़ा है 2019 से 23 तक, लगभग 4 साल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ है। क्लास को लाइक क्यों नहीं कर पा रहे हो भैया आज आप? ऐसा आज क्या हुआ कि आप क्लास को लाइक तक नहीं कर पा रहे हो? कोई ना कोई तो बात रही होगी कि क्लास आज लाइक भी नहीं हो पा रही। हाँ, ये तो सोचो। ठीक है, करेक्ट है। वित्तीय वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर 2019 आपको देखने को मिलती है, इससे वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी बुनियादी ढांचे के निवेश में कितनी वृद्धि हुई है, यानी 4 साल के अंदर जो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ा है, 4 साल में जो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ा है किसमें, अर्बन एरियाज में, वो कितना है? सो दैट इज अबाउट 10%। दैट इज अबाउट 10%। 10% आपका ये बढ़ोतरी आपको यहां देखने को मिली है। इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिए। अगला सवाल आपसे पूछा है, भारत सरकार ने सिक्योरिटी लेन देन कर एसटीटी आपको देखने को मिल जाएगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को कब लागू किया था, यह पूछा जा रहा है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। तो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स जिसको एसटीटी बोला जाता है, तो सवाल यही है कि एसटीटी जो लागू हुआ है वो कब हुआ है, इसके बारे में आप बताइए। एसटीटी आपका लागू कब हुआ है? सीधे तौर पर आपको बताना कि भाई एसटीटी किस वर्ष में आता है। 4 2000 2010 2015। ये सवाल बाबू क्लास का रिपीटेड है। इकोनॉमिक्स में रिपीटेड सवालों को ढूंढना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का जो लेवल आज की डेट में आ रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा आ रहा है। और इसके बारे में याद रखना कि इसमें आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स आपको कितना देखने को मिला है, 2004 में आपका एसटीटी लागू हुआ था। एसटीटी आपको कितना लागू हुआ है? 2004 में लागू हुआ है। ठीक है दर्श, नेक्स्ट है अगला सवाल ये रहा, वैश्विक ऋण रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2025 के ओईसीडी देशों में संप्रभु बॉन्ड जारी करने का अनुमान कितना है? यार ओईसीडी कंट्रीज के बारे में बहुत ज्यादा आपके सवाल बने हैं। मैं ओईसीडी के ऊपर भी एक वीडियो ले लूंगा सो दैट कि आप इस चीज को समझ पाए। संशोधन 2008 में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। 2025 में भी हुआ है संशोधन, तो संशोधन की बात नहीं है। ठीक है, फटाफट आगे हम बात करते हैं कि आपसे पूछा यह जा रहा है, आपको बताना यह है संप्रभु बॉन्ड जारी करने का अनुमान कितना है। मतलब अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल डेब्ट रिपोर्ट 2025 व्हाट इज द प्रोजेक्टेड सॉवरन बॉन्ड इंश्योरेंस इन ओईसीडी कंट्रीज फॉर 2025। जितने भी ऐसे देश हैं जो ओईसीडी से जुड़े हुए हैं, ये लगभग कितना, जो आप मान सकते हैं कितना प्रोजेक्ट कर रहे हैं सॉवरन बॉन्ड इंश्योरेंस का, लगभग 17 ट्रिलियन कर रहे हैं। ठीक है, 17 ट्रिलियन कर रहे हैं। कितना? 17 ट्रिलियन ये कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कमाल की बात है, कुछ बच्चे हैं जैसे नेहा सक्सेना है, कुछ समय पहले पंकज भी थे, ये कह रहे हैं कि टेक्निकल टीम से कह के हमारी आईडी को ब्लॉक ना कराएं। कमाल की बात है, आज तक इस चैनल पे कोई ब्लॉक नहीं हुआ, भविष्य में भी कोई ब्लॉक नहीं होगा। और आप अगर कमेंट कर पा रहे हैं तो आप ब्लॉक कैसे हुए, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। आपका कमेंट बाकी लोग पढ़ रहे हैं तो आप ब्लॉक कैसे हुए? कमाल की बात है। आगे बढ़िए, अगला सवाल ये रहा, राजकोषीय समेकन माइक्रो फाइनेंसिंग सुधारों का लक्ष्य रहा है। मूल एफआरबीएम अधिनियम 2003 के तहत जीडीपी के प्रतिशत के रूप में लक्षित राजकोषीय घाटा कितना था? पूछा यह जा रहा है यहां पे सीधे तौर पर कि फिजिकल कंसोलिडेशन हैज रिमेन्ड ए टारगेट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म। व्हाट वाज द टारगेटेड फिजिकल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी अंडर द ओरिजिनल एफआरबीएम एक्ट? एफआरबीएम एक्ट के तहत इसके अंदर चीजें हुई हैं, फटाफट बताइए। बताइए करेक्ट आंसर आपको क्या होगा? करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? करेक्ट आंसर आपको क्या देखने को मिल जाएगा? तो दैट वुड बी द 3%। ये था 3%। दर्श का आंसर सही है, बाकी छवि का आंसर सही है, अक्षय का आंसर सही है। दैट इज 3%। 3% आपको देखने को मिल जाएगा। बात यह थी कि राजकोषीय समेकन माइक्रो इकोनॉमिक सुधारों का लक्ष्य 3% रहा था। एफआरबीएम अगर मैं बात करूं जो आपको देखने को मिल जाएगा, एफआरबीएम के बारे में बताइए, किस ईयर में स्टार्ट हुआ है? इस ईयर में आपको एफआरबीएम देखने को मिल जाएगा। और एफआरबीएम की पूरी फुल फॉर्म आपको क्या होती है, एफआरबीएम के बारे में आप ये भी बताएंगे कि भाई इसकी ईयर किस ईयर में आपका एफआरबीएम एक्ट आया है। दैट इज फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। दिस इज फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट 2003 में आया है। 2003 में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, लिखा हुआ है फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, और 3% इसमें कहा गया, 3% 2003। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, व्हाट इज आईएमएफ प्रोजेक्टेड यूएस जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2025 एज पर अप्रैल 2025 फॉरकास्ट?
IMF प्रोजेक्टेड यूएस जीडीपी ग्रोथ रेट 2025 के लिए कितना है अकॉर्डिंग टू द अप्रैल 2025 फोरकास्ट। अप्रैल के 2025 फोरकास्ट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अप्रैल के फोरकास्ट के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यह आपको कितना देखने को मिल रहा है? फटाफट बताइए कितना आपको यह देखने को मिल रहा है। ठीक है, दैट इज लगभग 1.8% आपको देखने को मिल रहा है। ये कितना? 1.8% आपको देखने को मिल रहा है। 1.8% आपको देखने को मिल रहा है अप्रैल 2025 के पूर्वानुमान के अनुसार। आईएमएफ का अमेरिका के जीडीपी विकास दर का अनुमान कितना है? इंडिया के लिए जीडीपी अनुमान का रेट कितना है? इंडिया के लिए जीडीपी अनुमान का रेट कितना है? वो लगभग आपको जो देखने को मिल रहा है इंडिया के लिए आपको जो देखने को मिल रहा है दैट इज अबाउट 6.4%। इंडिया के लिए 6.4 है, अमेरिका के लिए 1.8% है। इसके बारे में थोड़ा याद रखना है आपको। अगला सवाल आपका यह है कि वर्ल्ड बैंक की सामाजिक संरक्षण स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2010 और 22 के बीच निम्न और मध्यम आय वाले देशों में सामाजिक संरक्षण कवरेज 41 से बढ़कर कितना हो गया? पहले वो 41% था, अभी नो दैट्स नॉट 43%, दैट इज 51%। जो संरक्षण कवरेज पहले 41% मिला करता था उसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है। पीछे ये सेम सवाल आया था, पूछा था बढ़ोतरी कितनी हुई है। पीछे वाले सवाल का आंसर 10% था जिसमें पूछा गया था वर्ल्ड बैंक की सामाजिक संरक्षण स्थिति रिपोर्ट 2025 के अनुसार 2010 और 22 के बीच कितना डेवलपमेंट हुआ है, तो दैट वाज 10%। तो 41 से बढ़ के 10% 51 हो गया। जो आपसे पूछा है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLES वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार 2022-23 की अवधि के दौरान ग्रामीण भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर कितनी है? यानी 15 ईयर प्लस उससे अधिक के जो लोग हैं उनके लिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है? ठीक है, कहने की बात है इफ अ पर्सन 15 ईयर प्लस पर्सन अगर कोई है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर 15 ईयर प्लस है तो उसके लिए आपका जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको कितना देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में आप बात करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपको कितना देखने को मिल जाएगा? इट वुड बी इजी क्वेश्चन आई गेस, ये आपके लिए इजी क्वेश्चन हो सकता है। अभय का आंसर सही है, दर्श का आंसर सही है, बहुत कम बच्चे हैं। ठीक है, राजकुमारी का आंसर सही है, अभिलाष का आंसर सही है, दैट इज 2.4। करेक्ट आंसर है 2.4। 2.4 है। देखो बात को समझिएगा, जो वार्षिक रिपोर्ट 22-23 आई है उसके अकॉर्डिंग पूछा 15 वर्ष या उससे अधिक का जो व्यक्ति है उसकी एज कितनी है। ठीक है, तो उसकी एज आपको देखने को मिलती है, इट इज अबाउट 2.4%। 1991 के बाद आर्थिक नीति परिदृश्य में श्रम सुधार एक प्रमुख एजेंडा रहा है। 19-20 में लागू श्रम सुधारों के तहत भारत सरकार ने कितने श्रम संहिताओं को समाप्त किया था? कितनी श्रम संहिताएं आपको देखने को मिली हैं इसके बाद जो आपको आई हैं? सर जी 4 श्रम संहिताएं आई हैं, 4 लेबर कोड आपके आए हैं जो 1991 के बाद आए हैं। अब पूछा यह जा सकता है कि लेबर कोड को लेकर कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपको कहां देखने को मिलती है? देखो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है जेनेवा में, 1919 में वो फॉर्म हुई है, 18 में अनाउंसमेंट हो चुका था। इसके अंदर जो कोड लेकर आए हैं ये 4 कोड लेकर आए गए हैं। दे कम विद द 4 कोड्स आपके लेकर आए हैं। बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसमें आप याद रखेंगे। देखो जो आपको क्रिसिल प्रोजेक्ट इंडियाज बैंक क्रेडिट ग्रोथ टू एक्सेलरेट टू हाउ मच परसेंटेज इन फाइनेंशियल ईयर 26। क्रिसिल प्रोजेक्ट्स, अब ये कंपनी है, दिस इज ए कंपनी, जैसे IMF है, RBI है, तो एक कंपनी है। क्रिसिल प्रोजेक्ट इंडियाज बैंक क्रेडिट ग्रोथ, ये कह रहे क्रिसिल प्रोजेक्ट ने भारत के बैंक ऋण वृद्धि को वित्तीय वर्ष 2026 में कितने प्रतिशत तक तेज होने का अनुमान लगाया? उन्होंने लगाया कि भारत के अंतर्गत यह कितना प्रतिशत बढ़ सकता है, उसके बारे में बताइए। तकरीबन 12 से 13% बढ़ोतरी की बात की गई है। लगभग 12 से 13% बढ़ोतरी की बात की गई है, इससे अधिक बढ़ोतरी की बात नहीं की गई। लगभग 12 से 13%, याद रखेंगे। ओके, कितना? 12 से 13% बढ़ोतरी की बात की गई है। जो बच्चे सवाल नहीं कर पा रहे हैं, मेरी बात को बहुत गौर से समझना। यदि आप सवाल नहीं कर पा रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसके नोट्स बना लीजिए। आपके सामने 2 रास्ते हैं, या तो मैदान छोड़ के भाग जाओ, सिंपल है, तैयारी करना आप छोड़ दो, मैदान छोड़ के भाग जाओ। दूसरा है जो रास्ते में आ चुका है, जो मार्ग में बाधा बन चुका है, उसका सामना करो। यहां संपूर्ण सवाल केवल एक चीज का है, वो है आपकी क्षमताओं का। आप में कितनी क्षमताएं हैं, आप किस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं।
सारा खेल क्षमताओं का है। अगर क्षमताओं पे खेल सकते हो तो क्लास को कंटिन्यू करो, नहीं तो कल को जब आसान टॉपिक स्टार्ट हो तब आप आ जाओ। ठीक है, चलिए लीजिए अगला सवाल ये रहा। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार 23-24 में भारत के कार्यबल का कितना प्रतिशत स्वयं नियोजित था, जो उद्यमिता की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता था, जो उद्यमिता की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाता था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अंतर्गत जो दर्शाया गया है। अब यह बात को समझना, जो आपको प्रवृत्ति यहां पर देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जो आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024-25 आपको यहां देखने को मिल रही है, ये आती है 2024-25 वाली कब आई है सर? ये आपको देखने को मिली है 2024 में। ये आती है 31 जनवरी को, ये आती है 31 जनवरी को। तो उसी के अनुसार 23-24 में भारत के कार्यबल का कितना प्रतिशत स्वयं नियोजित था, यानी सेल्फ एम्प्लॉयड आपको देखने को मिल जाएगा। वो था लगभग 58.4%। 58.4% जो लोग थे वो यहां पर स्वयं नियोजित आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। 58.4% स्वयं नियोजित आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे हम बात करें, अगला सवाल ये रहा। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के डेटा के अनुसार भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? लगभग आपको बताना है भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या लगभग गांव में रहती है, उसके बारे में आपको बताना है। कितने परसेंट हैं जो गांव में रहते हैं? आसपास बता दीजिए, अप्रोक्स डेटा बता दीजिए। क्लास के अंदर उपस्थित सभी छात्र अगर एक बार लाइक कर देंगे तो हम 250 के पार पहुंच जाएंगे। लाइक कर दो भाई, लाइक कर दीजिए मित्रों। प्रिया कुमारी क्लास के अंदर आ चुकी है, प्रिया कुमारी ने आते ही लाइक कर दिया है। ये लगभग 60% आपको देखने को मिल जाएगा डेटा। आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 2021 के डेटा के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी? 60%। लगभग 60% रहती थी, लगभग 60% रहती थी। एग्जैक्ट डेटा 65.6 के आसपास था, लेकिन अप्रोक्स में अगर हम देखें तो वो 60 पे हम रखेंगे। 62 पॉइंट कुछ के समथिंग था, 60 पे रखिएगा। आगे बढ़े, अगला सवाल। ग्लोबल इंटर्नशिप मॉनिटर जैम 2025 के अनुसार किस देश में सबसे अधिक कुल प्रारंभिक चरण उद्यमिता गतिविधियां टीईए दर हैं? सबसे ज्यादा टीईए दर आपको कहां देखने को मिलती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे ज्यादा टीईए दर आपको कहां देखने को मिलती है, इसके बारे में आपसे बात की जा रही है। टीईए दर आपको कहां देखने को मिलती है, फटाफट से बताइए, बताइए सबसे ज्यादा टीए दर आपको कहां देखने को मिलती है। अब टीए क्या होता है उसके बारे में समझ लीजिए। अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, टीए आपको देखने को मिलते हैं। टोटल अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी आपको कहां देखने को मिलती है सर? सबसे ज्यादा यूएई में है, यूएई में है। यानी इसका मतलब क्या है कि जैसे ही कोई भी काम हुआ, कोई भी कार्य हुआ, छोटा मोटा भी बिजनेस अगर सेटअप हुआ तो हम उसको कंसीडर कर लेंगे कि यह एक एंटरप्रेन्योर है, एक एंटरप्रेन्योरशिप है, दैट इज यूएई। ये यूएई में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है। द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन एमओएसपीआई रिलीज द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइम इंटरवल्स। ये कब इसको लॉन्च करती है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट इसके बारे में आप बात करेंगे, कितने समय में लॉन्च करती है। यार ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता, दिस इज नॉन इंपोर्टेंट, बट यहां ये है कि ये इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल जो आपका प्रोडक्शन है, आईआईपी का इंडेक्स हर महीने लॉन्च करती है, इसलिए हम इसको कभी पढ़ नहीं पाते। ये हर महीने लॉन्च करती है लेकिन इसको हम हर महीने पढ़ नहीं पाते। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में अगले सवाल की हम बात करते हैं। ये लीजिए, पूछा गया है कि 19-20 से 2023-24 तक केंद्र सरकार के द्वारा प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि की दर कितनी थी? जो पूंजीगत व्यय में वृद्धि की दर कितनी थी, ठीक है, इसके बारे में आप बताएंगे। 19-20 से लेकर 23-24 तक कितना समय इसमें बढ़ा है? लगभग 4 इयर्स का टर्म है, इसके अंदर बढ़ा है। तो इतने समय के अंदर जो बुनियादी ढांचा पर पूंजीगत व्यय था, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, यह कितना ज्यादा बढ़ा है, इसके बारे में बात करिए, कितना ज्यादा बढ़ा है ये। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। ये तकरीबन 39% के आसपास बढ़ेगा, अप्रोक्स 39% के आसपास ये बढ़ेगा, 39% के आसपास ये आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, बिना परेशानी के, याद रखना। और लगभग अगर मैं बात करूं 2019-20 के अंदर जो आपको देखने को मिल रहा था और अभी जो आपको देखने को मिल रहा है 23-24 में, जो लेटेस्ट आपका था वो लगभग 13.7 लाख करोड़ था। 13.7 लाख करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा, 7 लाख करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखना। पहले ही कितना था?
लगभग आपका 1.2% के आसपास था लगभग 2019 के अंदर। 2 लाख करोड़ आपको देखने को मिल जाएगा, यानी 10.2 लाख करोड़ के आसपास ये था। 10.2 लाख के करोड़ आपका आसपास था। 13 डबल हो गया, ये कह रहा है 39%। 39% का मतलब हुआ 40 का गैप 100, ठीक है, लगभग आपका 10% के आसपास, 10.2% के आसपास। 10.2% नहीं, लाख करोड़। इतना कब था? 2019-20 में था, और अभी इतना हो चुका है 13.7 लाख करोड़। ठीक है, 39% आपका है। थैंक यू जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल, 23वां सवाल। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार अपनी आजीविका के लिए कृषि, पशुपालन और गैर इमारती वन एनटीईपी पर डिपेंड करते हैं? एनटीईपी पर डिपेंड करते हैं कितने % लोग हैं? और ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं। ठीक है, चलिए। जो हरगोविंद राय है, मैं चौंक गया हरगोविंद राय को देखकर, क्योंकि आज तक की जितनी भी पीडीएफ हैं वो सारी की सारी टेलीग्राम पर पड़ी हैं। यहां आकर टेलीग्राम की पीडीएफ को मांगना दर्शाता है कि ना तो बाबू आपने टेलीग्राम चैनल खोल के देखा है, ना ही आपने ये देखा है कि मॉक में आपका स्कोर कैसा आ रहा है। करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं। देखो, दैट इज अबाउट 90%, लगभग 90% आपको देखने को मिलता है, क्योंकि ज्यादातर लोग इसी में रहते हैं। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम गांव की आबादी कहां रहती है, मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन कहां पे रहती है, पॉपुलेशन स्टे, मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन कहां स्टे करती है, स्टे एट, कहां पर ये स्टे करती है उसके बारे में बताइए। मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन कहां स्टे करती है? सर परसेंटेज की बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज की बेसिस पर बात कर रहे हैं। परसेंटेज, मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन परसेंटेज स्टे कहां पर करते हैं, इसके बारे में आपको बताना है, फटाफट बताइए। तो दैट इज हिमाचल प्रदेश। जो मैक्सिमम रूरल पॉपुलेशन रहती है दैट इज हिमाचल प्रदेश। ठीक है, रूरल पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश। सेकंड असम में आपको देखने को मिलती है, सेकंड असम में आपको देखने को मिलती है। ज्यादातर लोग जो है ये कहां रहते हैं बाबू? यूपी में जो होगा वो परसेंटेज नहीं होगा, यूपी में पॉपुलेशन बेसिस पर होगा, लेकिन परसेंटेज बेसिस पर यहां पर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। कृपया करके ध्यान रखा कीजिए। ठीक है, एचपी हिमाचल प्रदेश आपका होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ही हमने डेटा को कैलकुलेट कर लिया, लगभग 90% ही यहाँ रूरल पॉपुलेशन है। इसी से मुझे डेटा याद आया था। ठीक है, आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। मौद्रिक नीति का वक्तव्य 2025-26 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई मुद्रास्फीति का अनुमान कितना प्रतिशत है? जो मुद्रास्फीति आपको देखने को मिल रही है, मॉनेटरी पॉलिसी पूछा जा सकता है, मॉनेटरी पॉलिसी किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, आप बता सकते हैं। ठीक है, कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है कौन लॉन्च करेगा, कौन लॉन्च करेगा? पूछा जा सकता है कि मॉनेटरी पॉलिसी की जो समिति होती है, एक समिति भी होती है, उस समिति के अंदर कितने लोग होते हैं, समिति में कितने लोग होते हैं, और ये प्रतिवर्ष कितनी लॉन्च की जा सकती है? सब प्रतिवर्ष 4 लॉन्च की जाती है, साधारणतः 4 लॉन्च करते हैं हम, लेकिन ये 6 लॉन्च की जा सकती है। कैन बी 6, इट कैन बी 6, 6 लॉन्च आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज की जा सकती है। कमाल की बात है। पॉइंट अब यहां पर बनता है, क्या पॉइंट बनता है कि आप ये बताइए कि जब ये 6 पॉइंट आपके बनते हैं तो पूछ लिया जाएगा आपसे कि भाई कौन है जो इसको लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, कौन है? तो सर दैट इज आरबीआई है जो इसको लॉन्च करता है। काम क्या होता है इसका? लोग कितने होते हैं? 6 लोग इसमें होते हैं। और पूछा जाता है इसका काम क्या होता है? सर मनी कंट्रोल इसका काम होता है, मनी कंट्रोल इसका काम आपको देखने को मिल जाता है। आगे बढ़िए, इसके अंदर पूछा जा रहा है कि कितने परसेंटेज यहां पर आपका रेट परसेंटेज बढ़ा है, उसके बारे में बताएंगे। दैट इज अबाउट 4%, दैट इज अबाउट 4% आपको देखने को मिल रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना, ये 25-26 के वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उपभोक्ता सीपीआई था, लेकिन आरबीआई का इन्फ्लेशन फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए, ये सवाल मैं रेड पेन से लिख रहा हूं इस सवाल को। दिस विल बी इन योर एग्जाम, दिस विल बी इन योर एग्जाम, इन योर एग्जाम, कि ये आपके पेपर में आके रहेगा। अगर ये आपके पेपर में नहीं आया, मैं इकोनॉमिक्स पे कोई अगला लेक्चर नहीं लूंगा। अगर इसमें से आपके पेपर में सवाल नहीं आया, कोई भी अगला लेक्चर मैं इकोनॉमिक्स पर नहीं लूंगा। आरबीआई के इन्फ्लेशन फोरकास्ट फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कितना है? पहले क्वार्टर के लिए 2.9, अगले के लिए 3.4, अगले के लिए 3.5 और अगले के लिए 4.5।
ये Q1, Q2, Q3, Q4, 4 क्वार्टर का, चारों क्वार्टर का आप याद रख लेना। अभी क्वार्टर बचा कौन सा है? पहला क्वार्टर हो जाएगा 4 का मतलब है जनवरी से शुरू होके और आपका जाएगा अप्रैल तक, फिर मई से शुरू होके आपका जाएगा कहां तक? अगस्त तक, ठीक है। मैंने सॉरी 3-3 महीने का बनेगा, पहला जाएगा मार्च तक जाएगा पहला क्वार्टर, फिर अप्रैल से शुरू होगा जून तक जाएगा, फिर जून से शुरू होगा सितंबर तक जाएगा, फिर आपका अक्टूबर से शुरू होगा दिसंबर तक जाएगा। 100% ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, ये लीजिए अगला सवाल है, नीति आयोग के नीति संक्षेप भारत की उभरती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था 2022 के अनुसार 29-30 तक भारत में गिग कार्यबल का अनुमानित आकार कितना था? कितने गिग लोग यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं? गिग का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझिए। जो ऐसे लोग होते हैं जो बेसिकली ऐसी जगह काम करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए स्विगी में काम करते हैं, जोमेटो में काम करते हैं, यानी जिनका कोई फिक्स नहीं रहता। क्लास के अंदर एक लड़की आई हुई है, शीतल दीदी आई हुई है। तो शीतल का क्या है? शीतल का मन शीतल है लेकिन वैसे चंचल है। शीतल शीतल ही चंचल है लेकिन शीतल का मन शीतल है। तो शीतल दीदी ने कहा था कि इस बार सर मैं रैंक लेकर आऊंगी, तो शीतल दीदी शायद अब रैंक लेकर आएंगी, क्योंकि इसीलिए वो क्लास में आके डेडिकेशन से पढ़ रही हैं, क्योंकि इनकी मम्मी और पापा को भी यही उम्मीद है कि ये पढ़कर नाम रोशन जरूर करेंगी। तो शीतल दीदी के लिए अग्रिम शुभकामनाएं कि वो चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। आगे हम बात करते हैं, ये लीजिए तगड़े लेवल का सवाल आपके सामने आता है कि भाई भारत की उभरती गिग और प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था जो देखने को मिल रही है, इसका जो साइज आपको देखने को मिल रहा है वो साइज आपको कितना देखने को मिल रहा है? ठीक है, चलिए दैट इज अबाउट 23.5 मिलियन, 23.5 मिलियन ऐसे लोग हैं जो गिग, जो इकोनॉमिक्स है हमारी, उसका हिस्सा होता है। क्या गिग इकोनॉमिक्स होती है? गिग इकोनॉमिक्स का मतलब है एक ऐसा इकोनॉमिक्स का प्लेटफॉर्म जिसके अंदर हम गिग वर्कर्स को यहां पर शामिल करेंगे। तो वो क्या कहलाएंगे? गिग वर्कर्स को जब इसमें शामिल किया जाएगा, वो सारे के सारे लोग जो होंगे वो गिग इकोनॉमिक्स का हिस्सा हो जाएंगे। क्या आप बात को समझ पाए? फटाफट बताइए। आगे हम बात करते हैं, चलिए ठीक है। ये लीजिए अगला सवाल, एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट टाइटल्ड फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया, फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया ऑफ 2021, व्हाट वाज द शेयर ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट इन द फ्रेट ट्रैफिक? ये अच्छा सवाल है, इसमें सवाल का आंसर भी देने के लिए आप सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो इसमें पूछा जा रहा है जो फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया, दिस इज बेसिकली इंडेक्स रिपोर्ट 2021 की है क्या बाबू? पब्लिश जो हुई थी वो 2025 में हुई थी, पब्लिश हुई है 2025 में, शायद से अप्रैल या मई में पब्लिश हुई थी, मुझे ठीक से एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है, लेकिन ये अप्रैल या मई के आसपास ये पब्लिश हुई है। तो पूछा है कि जो मालवाहक होते हैं, मालवाहक जो होते हैं, तो उसके बारे में पूछा जा रहा है वो कितनी परसेंटेज में होते हैं? लगभग 71% जो होते हैं वो मालवाहक है, लगभग 71% जो है वो मालवाहकों की है। तो मालवाहकों के लिए आप याद रखेंगे इट इज अबाउट 71%, इट इज अबाउट 71%। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा आपके सामने, अकॉर्डिंग टू द IMF जनवरी 2025 वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड ग्लोबल ग्रोथ रेट फॉर 2025? ग्लोबल ग्रोथ रेट आपका कितना था भाई? ये सवाल भी मैंने आपकी बजट वाली क्लास में करा रखा है। अगर आप बजट वाली क्लास देखेंगे, बजट क्लास आप देखेंगे तो बजट क्लास के अंदर मैंने इसको करा रखा है। आप बजट क्लास भी मेरी देख सकते हैं, उसमें भी मैंने सवाल को करा रखा है। ठीक है, चलिए सर आप तब मॉक करा दीजिएगा। रौनक का कह रहा है, रौनक एक मॉक बाबू मैं कल कराऊंगा, कल आपका मॉक होगा, सब याद रखें, कल मैं आपका मॉक कराने वाला हूं। इट इज 3.3 का रेट था भाई, 3.3 का रेट था। ये फोटो जो है इसमें भी आप देख सकते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक जो दिखाया गया, ये लीजिए, दिस इज ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक। आप देख सकते हैं ग्लोबल इकोनॉमी आउटलुक कितना, ग्लोबल इकोनॉमी का रेट है 3.2 2024 के लिए, 3.3 2025 के लिए, 3.3 2026 के लिए। एडवांस इकोनॉमी 17, 19, 18 मतलब पॉइंट के साथ है। इमर्जिंग मार्केट एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के लिए 4.2, 4.2, 4.3 ये ईयर्स के लिए आपको दिया गया है। और ये किसके द्वारा है सर? WE वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के द्वारा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के द्वारा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे। और ये IMF का डेटा है जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज डेटा फ्रॉम द IMF, ये IMF का डेटा है। ठीक है, चलो याद रखिएगा, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका।
ठीक है, लाइक क्लास में बराबर होनी चाहिए, लाइक लाइक एक तरफा करिए। मूल विधि की क्लास कब होगी? थियरी वाली, बहुत दिन हो गए थियरी क्लास हुए। कल मैं ट्राई करता हूं कि आपकी मूल विधि की क्लास में आपकी लगाऊं, और कल इसका मॉक लगेगा, आपका आरआरबी का मॉक लगेगा। अगला सवाल लीजिए, ये रहा अगला सवाल 28 वाला। अकॉर्डिंग टू द 6th एनुअल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे कंडक्टेड बाय द लेबर ब्यूरो, व्हाट वाज द एम्प्लॉयमेंट रेट फॉर वोमेन वोकेशनल ट्रेडिंग? जो व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं का रोजगार दर कितना था, उसके बारे में आपको बताना है। मतलब ट्रेंड महिलाएं कितनी हैं आपकी, मतलब मान के चलिए 100 महिलाएं काम करती हैं, उसमें से कितनी परसेंट ऐसी हैं जो ट्रेंड हैं। मैंने क्या बताया, लेट सपोज आपके पास 100 वुमेन है, 100 वुमेन में से कितनी ऐसी हैं जो ट्रेंड है? 100 वुमेन में से हाउ मेनी ट्रेंड है, हाउ मेनी ट्रेंड, तो कितनी ऐसी हैं जो ट्रेंड आपको देखने को मिल रही हैं? दैट इज अबाउट 36.2%। नहीं भाई, बहुत कम महिलाएं हैं जो मतलब ट्रेंड होती हैं, जिन्होंने प्रशिक्षण कर रखा है उनकी संख्या थोड़ी कम है। लगभग आपकी 36.2% है जो कि ट्रेंड है, 36.2% है जो कि ट्रेंड है। अगला सवाल ये रहा, भारत राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार 2019-21 में भारत में गरीबी का रेट कितना था? भारत के अंदर गरीबी का रेट कितना था उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, फटाफट आप बताएंगे क्या इसमें रेट होगा। सबसे ज्यादा गरीबी का जो रेट था, मैक्सिमम जो गरीबी का रेट था, सबसे ज्यादा गरीब लोग थे बिहार में थे 51.9%। मैक्सिमम जो रेट था, मैक्सिमम दैट वाज इन बिहार, मैक्सिमम बिहार में था 51.9%। इसमें जो लोग थे बिहार के वो गरीब थे, ठीक है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें, ठीक है, ओवरऑल की बात करें उसके बारे में बताइए। फटाफट बताइए, चलिए कि इसके अंदर क्या होगा सही जवाब। चलिए कोई दिक्कत नहीं है कि 2023 के अनुसार 19-20 में भारत में गरीबी की रेट कितनी थी? दैट वाज अबाउट 14.96, लगभग 14.96 की परसेंट थी ओवरऑल, 14.96 की परसेंट थी। बट द पॉइंट हियर दैट रेजेस कि भाई मैक्सिमम आपको कहां देखने को मिलती है? सर बिहार में आपको मैक्सिमम देखने को मिलती है, बिहार में मैक्सिमम देखने को मिलती है जो 51.9% के आसपास थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 के अनुसार भारत की जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और R&D पर वर्तमान व्यय कितना है? R&D पर वर्तमान कितना परसेंट आपका व्यय चल रहा है, इसके बारे में आपको बताना होगा, कितना परसेंट व्यय चल रहा है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने कल मॉक जो कराया था, प्रीवियस मॉक में मैंने इस सवाल को शामिल किया है। आई इंक्लूडेड दिस इन प्रीवियस मॉक। तो बताइए कि आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में अगर हम पूछें 2024-25 के अनुसार भारत के जीडीपी के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास पर वर्तमान व्यय कितना देखने को मिला है? वर्तमान व्यय कितना देखने को मिला है? ठीक है, चलिए शीतल, आपको आपके अग्रिम भविष्य के लिए शुभकामनाएं, आप अपने जीवन में अच्छा करें। चलिए अब यहां पर यही करते हैं कि 2024-25 के अनुसार R&D के पे कितना खर्च हुआ? 0.64% लगभग R&D पर जाएगा, R&D पर जाएगा। अच्छा, इस बार का अगर हम बात करते हैं कि जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह आया है उससे भी सवाल बने हैं, अच्छे खासे सवाल बने हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी अपने दिमाग में मैटर रखना। अगला सवाल है, श्रम ब्यूरो के द्वारा आयोजित 6वीं वार्षिक रोजगार बेरोजगारी सर्वेक्षण में भारत में कुल कितनी बेरोजगारी दर है? भारत में कुल बेरोजगारी दर कितनी आपको देखने को मिली है? यार ये कल भी आया था, कल की क्लास में भी था, करेक्ट आंसर इसका कितना आपको देखने को मिलता? 5.4, 5.4 आपको यहां देखने को मिल जाएगा, याद रखिएगा। नहीं ब्लॉक कोई नहीं होगा, मैंने कहा था नहीं, नो वन कैन बी ब्लॉक्ड, ब्लॉक हम किसी को नहीं करेंगे, ना 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 बिल्कुल नहीं। ये ब्लॉक ये दिखाएगा कि मतलब मेरे में इतनी क्षमता भी नहीं है कि मैं किसी एक व्यक्ति की क्रिटिसिज्म को नहीं झेल पाया। कैसी बात कर रहे हैं आप? आगे बढ़ते हैं। पूछा है, सरकार के बुनियादी ढांचे के प्रयासों के कारण वित्तीय वर्ष 24 में सीमेंट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? सीमेंट उत्पादन में कितने प्रतिशत की जो वृद्धि है वो दर्ज की गई है?
ये 32वां क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट इसका आंसर करेंगे। 32 क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फटाफट बताओ कितना आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, सरकार के बुनियादी ढांचे के प्रयासों के कारण वित्तीय वर्ष 24 में सीमेंट उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? लगभग 7% की जो वृद्धि है दर्ज की गई है। ठीक है, चलिए 7% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है, सीईसीसी 2011 के अनुसार कितने प्रतिशत परिवारों को सबसे गरीब के रूप में वर्गीकृत किया गया है? 2011 के अनुसार, जो सीईसीसी 11 आया है 2011 के अनुसार, सबसे ज्यादा गरीब कितने लोग हैं? 0.89% ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा गरीब की कैटेगरी में आएंगे। 0.89% ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा गरीब की कैटेगरी में आएंगे। दे आर 0.89%, दे आर 0.89%। ठीक है, चलिए ये कितने परसेंट है जो सबसे ज्यादा गरीब की कैटेगरी में आएंगे? दे आर 0.89%। ओवरऑल 17.70 है। बिहार में 51.90 है, जो मैक्सिमम आपको देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है, सितंबर 2024 के अंत में भारत का बाह्य ऋण जीडीपी अनुपात कितना है? What was the India's external debt to GDP ratio at the end of September 2024? सितंबर 2024 के अंतर्गत पूछा जा रहा है, ये कितना आपको देखने को मिल रहा था? हमारे जीडीपी का अभी फिलहाल में अगर मैं बात करूं, बजट का लगभग 21% ऐसा हिस्सा है जो हम एक्सटर्नल डेब्ट से प्राप्त करते हैं। लेकिन वहीं अगर मैं देखूं, लगभग 19.4% ऐसा था जो सितंबर 2024 में रिसीव कर रहे थे। 19.4% ऐसा था। ठीक है, रखेंगे। कोई समस्या हुई? नहीं सर। अगर कोई समस्या नहीं हुई है फिर हम आगे बात करते हैं। ये लीजिए, एनके सिंह कमेटी विच वॉज फॉर्म्ड इन 2016 एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? ये किस चीज से आपके रिलेट करती है, इसके बारे में आपको बताना है। ये किस चीज से रिलेट करेगी, बिना परेशानी के मुझे बता दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को भी नहीं बता पाएंगे तो यार यह है आपकी मतलब निर्बलता को दर्शाएगा, अगर आप इसको भी नहीं बता पाएंगे। बात करता हूं, एनके सिंह कमेटी फॉर्म होती है कब? कमेटी फॉर्म होती है एनके सिंह की? तो एनके सिंह जी की कमेटी आपको फॉर्म होती हुई देखने को मिलती है। एनके सिंह, नरेंद्र किशोर सिंह जी, आनंद किशोर सिंह जी कमेटी फॉर्म होती है। ये वही है जो 2021 से लेकर 26 के बीच में जो 15th फाइनेंस कमीशन हेड है, कमीशन हेड आपको देखने को मिल जाएंगे। अब इनकी अध्यक्षता में एक पार्टी फॉर्म होती है 2016 में। तो पूछा गया कि उस पार्टी का काम क्या था? वो पार्टी एफआरबीएम के लिए की गई थी, रिव्यूइंग द एफआरबीएम एक्ट 2003। एफआरबीएम एक्ट की वजह से हुई थी। भाई मौद्रिक नीति आरबीआई में आएगी, ये क्यों देखेगा? स्टैंडिंग फैसिलिटी आरबीआई में आएगी, क्यों देखेंगे? ट्रेड डिफिसिट देखने का काम इनका नहीं है, वो बजट के लिए सरकार का काम है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025 के अनुसार 23-24 के लिए भारत में बेरोजगारी दर कितना था? भारत के अंदर जो बेरोजगारी दर था वह कितना आपको देखने को मिला है, उसके बारे में आप बताएंगे। भारत में बेरोजगारी दर कितना है, इसके बारे में बताइए। और अगर मैं बात करूं 2017-18 के बाद पहली बार ये इतना ज्यादा डिप हुआ है, पहली बार ये इतना ज्यादा डिप हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, पहली बार इतना ज्यादा डिप हुआ है, दैट इज अबाउट 3.2%। 3.2% पहली बार इतना डिप हुआ है, इसके बारे में थोड़ा याद रखना। पहली बार इतना डिप हुआ, 3.2% डिप हुआ है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज डिप्ड। डिप होता है, पहली बार ऐसा हुआ है। ठीक है, ओके निक्की। हाँ, आज के सवाल थोड़े हार्ड हैं। ये प्रीवियस ईयर का और नए क्वेश्चंस का मिश्रण है, ये थोड़ा हार्ड है। इसके डेटा को मैं एक टेबल के थ्रू याद कराने का आपको प्रयास करूंगा, कल आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए लीजिए अगला सवाल है। एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न्स इन फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 आपकी फिल की गई है। मैं इनकम टैक्स रिटर्न की स्लिप तो आपको दिखा देता, क्योंकि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न कल ही फिल हुआ है। तो मेरे सीए ने मुझे भेजा है कि सर ये आपका इनकम टैक्स रिटर्न बनता है, तो मैंने उसको अप्रूवल दिया था, क्योंकि अप्रूवल देना पड़ता है। तो मैंने बस उसको अप्रूवल दिया था, ठीक है इसको कर लीजिए। आधार लिंक्ड होता है तो मैं उसमें दिखा देता, पर उसमें पर्सनल डिटेल आ रखी है, इस वजह से मैं नहीं दिखा सकता। पर्सनल डिटेल मतलब मेरे बारे में डिटेल आ रखी है। हाँ, मतलब मेरा एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, एज वगैरह ये आ रखा है, इस वजह से मैं नहीं दिखा रहा। चलिए, अगर मैं बात करूँ कितना है आपका,
कितने जनसंख्या ने आयकर रिटर्न दाखिल किया है? आप चौंक जाओगे कि आईटीआर भरने वाले जो लोग हैं वो खाली 6.68% लोग हैं। केवल 6% लोग हैं जो इनकम टैक्स फिल कर रहे हैं। आप सोचिए कि कितने कम लोग हैं जो इनकम टैक्स को फिल कर रहे हैं। बहुत कम लोग हैं। ठीक है, चलिए, ये बहुत कम लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट, किस संगठन ने चेतावनी दी थी कि व्यापार तनाव के कारण 2025 में वैश्विक आर्थिक विकास 2.3% तक धीमा हो सकता है? ये किसके द्वारा कहा गया था कि व्यापार धीमा होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यह आपको पता लगता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर कहा गया कि इकोनॉमिक ग्रोथ 2.3% 2025 में शायद स्लो हो सकता है ट्रेड टेंशन के चलते, जिसमें रशिया और यूक्रेन का सबसे बड़ा जिक्र किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा 40। जो क्रॉसिल ने इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर बुक 2023 के अनुसार अगले 7 वर्षों में भारत में कुल अनुमानित बुनियादी ढांचा खर्च होगा। ये कह रहे इंफ्रास्ट्रक्चर, हम आगे कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पे अपने पे खर्च करने वाले हैं उसके बारे में पूछा गया। ये आसान हो जाएगा। एक टर्म होता है 143, दिस इज अ वेरी वेरी मतलब पॉपुलर टर्म है। ठीक है, चलिए सर क्या हम भी कर सकते हैं ना नौकरी के बाद? बाबू आपको करना ही होता है नौकरी के बाद। जब आपकी जॉब लगती है तो आपकी जो सैलरी आपको मिलती है वो आफ्टर द टीडीएस मिलती है, यानी आपकी टैक्स डिडक्शंस के बाद आपको मिलती है। ईयर के एंड में फिर आप आईटीआर फिल करते हैं और जो भी आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है उसको आप रिटर्न लेते हैं। क्रॉसिल के इंफ्रास्ट्रक्चर ईयर बुक 2023 के अनुसार अगले 7 वर्षों में भारत में कुल अनुमानित बुनियादी ढांचा खर्च कितना है? यह तकरीबन 143 लाख करोड़ रुपए है जो आपको यहां देखने को मिला है। तो यह बुनियादी ढांचा आपको 143 लाख करोड़ रुपए देखने को मिला है। इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अगला सवाल यह रहा 2023-24 के लिए भारत में बुनियादी ढांचा खर्च के लिए कुल बजट आवंटन कितना था? जो बुनियादी ढांचे का खर्च था, व्हाट इज द टोटल बजट एलोकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग इन इंडिया फॉर 2023 और 24? 2023-24 के लिए बुनियादी ढांचे का खर्च आपका कितना था उसके बारे में आपको बताना है। बुनियादी ढांचे पे हमने अभी तक 10 लाख करोड़ रुपए का खर्चा हमने किया था। कितना? 10 लाख करोड़ का खर्चा किया था। यह अभी आपको देखने को मिला, 10 लाख करोड़ का खर्चा ही आपको देखने को मिल रहा है। अगला सवाल है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की 2024 के लिए भारत की गरीबी दर पर रिपोर्ट के अनुसार अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर कितनी है? अनुमानित राष्ट्रीय गरीबी दर आपको कितनी देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं, ओवरऑल अगर आईएमएफ की बात करूं, आईएमएफ द्वारा भारत की गरीबी रेट कितनी बताई गई है? तो इसने बताया कि 5.3 हमारी जो पॉवर्टी रेट हमारा 5.3 है, पॉवर्टी रेट 5.3 है और सेम ही 5.3 के आसपास ही आरबीआई के द्वारा भी कहा गया है। द्वारा प्लस आरबीआई के द्वारा पॉवर्टी रेट को कितना बताया गया? 5.3 बताया गया है। लेकिन एसबीआई क्या कहती है कि 4 से लेकर 4.5 के बीच में गरीबी है। एसबीआई क्या कहती है? 4 से लेकर 4.5 के बीच में गरीबी है। ये बताती है 4 से लेकर 4.5 के बीच में गरीबी है। उधर आईएमएफ बताता है तकरीबन 5.3 है, उधर आरबीआई बताता है तकरीबन 5.3 है, लेकिन यहां पे ही बताता है एसबीआई कि तकरीबन 4 से लेकर 4.5 के बीच में गरीबी है। वो ज्यादा नहीं बता रहा होता। ठीक है, याद रखिएगा। मुझे लगता है कि इसके बारे में आपको कोई भी परेशानी हुई होगी। आगे बढ़ते हैं। लीजिए अगला सवाल पूछा है, सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पीएससी आपकी स्टार्ट की है, यानी न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस उसने स्टार्ट करी है, नोटिफाई किए न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पीएससी पॉलिसी फॉर आत्मनिर्भर भारत दैट प्रोवाइड ओवरऑल गाइडेंस ऑन द स्ट्रेटेजिक डी इन्वेस्टमेंट एंड द इंटेंट टू मिनिमाइज द प्रेजेंस ऑफ गवर्नमेंट इन पीएससी अक्रॉस ऑल सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो यहां पर इकोनॉमिक्स के हर एक सेक्टर के अंदर पीएसई को लेकर यहां पर चर्चाएं की जा रही हैं। तो वो चर्चाएं किस प्रकार की जा रही हैं, फटाफट बताइए। और ये कब लॉन्च किया गया था? सवाल क्या है? सवाल ये है कि भाई साहब पीएसई जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कब लॉन्च किया गया था? बिल्कुल दिमाग ले लगाना, 2021 में लॉन्च हुआ था। पीएसई कब इंट्रोड्यूस हुई है? 2021 में पीएसई आपकी इंट्रोड्यूस की गई है। कोई दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी। What is the percentage distribution of persons in the age group 15 to 59, both rural and urban, who do not receive vocational technical training as per PLFS? जो PLFS आपकी होता है, ये PLFS करता क्या है? ये आपके इंडेक्स रेडी करता है, डेटा रेडी करता है। तो इस डेटा रेडी के अनुसार जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन था पर्सन्स इन द एज ऑफ ग्रुप 15 से 59 के लिए बीच में, रूरल या गवर्नमेंट के लिए, वो कितना था? कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेक्निकल ट्रेनिंग मिली हुई है, कितने लोग ऐसे हैं जिनको टेक्निकल ट्रेनिंग मिली है? ठीक है, याद रखना।
PSE, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। लगभग 80% लोग ऐसे हैं, 80.5% लोग ऐसे हैं जिनको भाई वोकेशनल ट्रेनिंग मिली हुई है, जिनको अपनी क्षमताओं के बारे में ट्रेनिंग का पता है। लीजिए अगला सवाल, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई थी? IFCI के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि IFCI की स्थापना आपकी कब हुई है, फटाफट बताएंगे। IFCI की स्थापना कब होती है? तो 1948 में आपके IFCI की स्थापना होती है, द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, 1948 में बनती है। ये बगैर किसी पंचवर्षीय योजना के बना था, इसका नाम था IFCI, दैट वाज डेवलप्ड इन 1948। IFCI की स्थापना आपकी तभी होती है। आगे हम बात करते हैं बिना परेशानी के, अगला सवाल है, लीजिए, घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति मासिक घरेलू उपयोग व्यय का अनुपात कितना होता है? What is the estimated monthly per capita household consumption expenditure in rural India as per the report of Household Consumption Expenditure Survey 2023-24? महीने का कितना खर्च होता है कि आसानी से गांव में घर चल पाए? महीने का कितना खर्च होता है कि आसानी से गांव में घर चल पाए? बताइए। मिनिमम की बात कर रहा हूं, मिनिमम। मंथली है, पर कैपिटा हाउसहोल्ड है, खर्चा चल पाएगा। FCI 65 में बना था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। यस, FCI वाज इन 1965, KVIC वाज इन 1957। तो बाबू लगभग 4122 रुपए ऐसे होते हैं, अगर आपके पास 4000 रुपए हैं, 4000 के आसपास रुपए, तो आपका खर्चा आसानी से चल सकता है। ठीक है, चलो अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल कितना होता है? जो आपको व्हाट इज द टेन्योर ऑफ CB सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के अंदर जो आपको सेंट्रल बोर्ड देखने को मिलते हैं, तो उसमें पूछा जा रहा है उनका टेन्योर कितने समय का होता है। सबसे अजीब टेन्योर होता है। अभी आपको संजय मिश्रा देखने को मिल जाएंगे, RBI के हेड देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखना, RBI के हेड आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पॉइंट आपके सामने यही आता है कि उनका टेन्योर कितना होगा। जो सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर होते हैं RBI के अंदर, इनका 4 साल का टेन्योर होता है। इनका टेन्योर कितना होता है? 4 साल का टेन्योर इनका होता है, दैट इज अबाउट 4 years। लगभग 4 साल का टेन्योर इनका होगा। अगला सवाल, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 15-16 और 19-21 के बीच कितने भारतीयों के बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने का अनुमान है? कितना अनुमान है कि कितने ऐसे इंडियंस होंगे जो इस गरीबी से बाहर निकल पाएंगे, उनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, फटाफट बताइए। मतलब पूछा यह गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार 15-16 और 19-21 के बीच कितने भारतीय बहुआयामी इससे बाहर निकलने का अनुमान है। मतलब कितने लोग ऐसे हैं जो 2015-16 में गरीब थे, 19-21 में अब वो गरीब नहीं बचे। कितने ऐसे लोग होंगे जो पहले गरीब थे अब गरीब नहीं बचे? तो लगभग 13.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पहले गरीब थे और अब गरीब नहीं बचे। लगभग 13.5 करोड़ लोग हैं जो पहले गरीब थे लेकिन अब गरीब नहीं बचे। ठीक है, ठीक है, लेके आगे बात करते हैं। हाँ, तुरंत नेक्स्ट है, प्रभावी राजस्व घाटा सरकार के बजट में किस वर्ष में शुरू किया गया था? जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, पूछा जाएगा कि यह किस वर्ष में शुरू किया गया है। पहले नहीं था ये इफेक्टिव, पहले आपका केवल रेवेन्यू डेफिसिट होता था। रेवेन्यू डेफिसिट कैसे आता है? आप जो कमाते हैं, जो रेवेन्यू होता है, ठीक है, आप जो भी कमाते हैं, जो रेवेन्यू आप बनाते हैं, दो तरीके से बन सकता है। एक तो कैपिटल आपका बन सकता है, ठीक है, कैपिटल गेन हो सकता है, रेवेन्यू गेन हो सकता है। ठीक है, राजस्व प्राप्ति हो सकती है, राजस्व प्राप्ति यानी रेवेन्यू गेन हो सकता है, प्राप्ति, या आपका हो सकता है पूंजीगत प्राप्ति। पूंजीगत प्राप्ति हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है, कैपिटल गेन हो सकता है। 2 प्रकार के गेन हो सकते हैं। खर्च भी 2 तरीके से हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस हो सकता है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। अब इफेक्टिव का मतलब क्या होता है? इफेक्टिव का मतलब है कि ये जब हमेशा बड़ा होगा, ठीक है, एक्सपेंस जब बड़ा होगा। ये 2011-12 से स्टार्ट हुआ है, ये 2011-12 से स्टार्ट हुआ है, पहला ऐसा नहीं होता था, ये 2011-12 से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन टेलीकॉम सेक्टर वाज लिबरलाइज्ड अंडर विच ईयर्स टेलीकॉम पॉलिसी? किस वर्ष के टेलीकॉम पॉलिसी के द्वारा इसको लिबरलाइजेशन मिला था?
देखो टीआरआई की स्थापना क्या होती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, 1997 में बनती है। लेकिन पॉइंट है उससे पहले भी इंडिया में टेलीकॉम सेक्टर हुआ करता था, जो लिबरलाइज हुआ है 1994 के एक्ट के द्वारा। तो 1994 में इसको लिबरलाइज किया गया था। कब हुआ है लिबरलाइज? 1994 में लिबरलाइज हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, बेहतरीन। चलिए, तो ये आपकी आज की क्लास थी जिसमें 51 क्वेश्चन हमने कराए। ये क्वेश्चन आपका घर के लिए है, अगर आप इसको बता पाए। अकॉर्डिंग टू द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS, व्हाट इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट फॉर वुमेन इन 21-22? 2021-22 में कितनी महिलाएं इसमें कार्यरत रही हैं, नहीं बता पा रहे, तो इसमें अगली क्लास में हम बात करेंगे। इकोनॉमिक्स के हार्ड क्वेश्चंस की क्लास थी। अगर आप इसको कर पाए, क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं दे पाए हैं, कृपया करके इस क्लास को 1 से 2 बार आप देखें।